हेलो ऑल, वेलकम टू आईएएस नाउ। सो इस वीडियो में हम 2015 सिविल सर्विसेज एग्जाम पेपर 2 यानी कि सीसैट के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक का डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब पहले पैसेज दिया है, पैसेज को हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आंसर पे आएंगे। तो जैसे ऑप्शन है कि मैन सिक्स कंट्रोल लीस्ट इसेंशियल पूछा है, मैन सिक्स कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल थिंग्स अफेक्टिंग हिम। जो इंसान है वो अलग जो उसके कंट्रोल में नहीं रहती उस पर कंट्रोल पाना चाहता है। इन्हें सोसाइटी देयर आर सुपर एंड सब ह्यूमन बींग्स, मतलब एक क्लासिफिकेशन किया गया है कि ये सुपर कैटेगरी है, मतलब ये सबसे ऊपर वाले हैं, एंड एक सब है, मतलब सब जो सुपर के नीचे है काफी। ठीक है, तो वो फिर थर्ड वाला है एक्सेप्शंस टू यूनिवर्सल सिटीजन पार्टिसिपेशन आर कंड्यूसिव टू सिस्टमेटिक एफिकेसी, मतलब एक्सेप्शंस होनी चाहिए यूनिवर्सल सिटीजन पार्टिसिपेशन में ताकि इफिशियंसी बनी रहे, एफिकेसी बनी रहे, एफिशिएंसी बनी रहे। दोनों अलग अलग होती हैं लेकिन यूजुअली हम सेम मतलब ऐसे जोड़ के देखते हैं। गवर्निंग इंप्लाइज रिकॉग्निशन ऑफ डिस्पैरिटीज इन इंडिविजुअल कैपेसिटीज, मतलब गवर्न करना ये रिकॉग्नाइज करता है कि अच्छा हाँ, मतलब इंडिविजुअल के बीच में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में अलग अलग कैपेसिटीज हो सकती है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो अब हम पैसेज को पढ़ते हैं। जब पैसेज को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि राइट ऑफ गवर्निंग टू फ्यू सेलेक्ट सिटीजन। तो फ्यू सेलेक्ट सिटीजन यानी कि ये हो गया सुपर एंड सब। ठीक है, फ्यू सेलेक्ट मतलब कुछ ही है, तो मतलब वो सुपर है, बाकी सब है। एक्सक्लूजन ऑफ द मेनी इज जस्टिफाइड, एक्सक्लूजन को जस्टिफाई करा जाता है ऑन द ग्राउंड दैट ह्यूमन बींग्स में बी राइटफुली सेग्रीगेटेड। तो राइटफुली सेग्रीगेटेड में ये हो जाएगा कि इंडिविजुअल एफिकेसीज है, कैपेसिटीज में डिफरेंस हो सकता है। तो राइटफुली सेग्रीगेटेड मतलब हमने उसे मान लिया, सेग्रीगेटेड मतलब ये माना नहीं है, राइटफुली मतलब मान लिया है, तो ये भी हो जाएगा हमारा essential. Okay, exceptions to universal citizen participation are conducive to systematic efficacy. अब ये यहाँ पे दिया है कि rightfully segregated for the good of society and viability. viability का मतलब क्या होता है? efficacy. ठीक है, एक तरीके से तो ये भी हमारा सही हो गया। तो इसमें पूछा है least essential। अब ये तीनों तो essential हो गए, तो लीस्ट इसेंशियल ये हुआ। लीस्ट इसेंशियल ये इसलिए क्योंकि ये सारे तो ऑब्जर्वेशन से हम इंप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इम्प्लीकेशन भी निकाल सकते हैं, पर इसको हमें ढूंढना पड़ेगा एक तरीके से पढ़ पढ़ के। अच्छा, मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है वैसे। ठीक है, एक मतलब 1-8% चांस है कि कुछ लोग मान ले, बट ऐसा दिया भी नहीं है इसमें। तो ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट इसेंशियल पूछा है, मोस्ट इसेंशियल नहीं पूछा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे वापस पैसेज दिया है, इसमें पूछा है कि ये बेस्ट सम अप कौन सा करता है, मतलब एक लाइन ऐसी बता दो जो कि पूरा पैसेज का मतलब कंक्लूजन है, एक तरीके से वे फॉरवर्ड हो। ठीक है, मतलब कि उसका मतलब वो लिखने का उसका मोटिव क्या था। ठीक है, तो यदि हम पूरा पैसेज को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये जैसे ऑप्शन दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। अब ये यहाँ पे बस ये दिया है पॉपुलेशन के बारे में, 7 to 9 बिलियन पॉपुलेशन। अब यहाँ पे ना स्पीड दी हुई है कि अच्छा 10% की स्पीड से बढ़ रही है, 20% की स्पीड से बढ़ रही है, या फिर कुछ ये भी नहीं दिया था कि पहले कितनी बढ़ रही थी और अभी कितनी बढ़ रही है। तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, फिर ये दिया फूड सिक्योरिटी इज पेरेनियल प्रॉब्लम ओनली इन डेवलपिंग कंट्री। अब डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम होती सपोज, तो ये यहाँ पे क्यों देता कि पुअर कंट्रीज और रिच नेशंस। अब दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन क्यों करता कि पुअर कंट्रीज को ये करना चाहिए, रिच नेशंस को ये करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेवलप और डेवलपिंग नहीं दिया है, एक तरीके से वो भी मान सकते हो, पर इंप्लाई होता है यहाँ पे कि रिच और पुअर कंट्रीज यानी कि डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो द वर्ल्ड डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू मीट द इम्पेंडिंग फूड सिक्योरिटी। अभी यहाँ पे दिया है कि फूड सिक्योरिटी को हमें डबल करना पड़ेगा, फूड प्रोडक्शन को, टू फिल ऑल स्टमक फाइनाइट अमाउंट ऑफ, है ना। तो ये दिया है फ्यूचर को लेके बात की गई है बाय 2050, अभी की बात नहीं की गई है। तो यानी कि अभी तो है, ठीक है, तो अभी तो है, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि अभी तो है मतलब, लेकिन बाद में सारे स्टमक्स को भरने के लिए, सबके पेट भरने के लिए हमें प्रोडक्शन को डबल करना पड़ेगा। ठीक है, फूड प्रोडक्शन विल हैव टू बी डबल्ड। तो ये हमारा सही गलत हो गया, क्योंकि अभी है या नहीं है ये भी नहीं बताया, पर ये बताया कि बाय 2050 हमें करना है, सारे स्टमक को भरने के लिए फूड प्रोडक्शन को डबल करना पड़ेगा। तो ये भी सही हो गया, मतलब गलत हो गया। अब हो गया फूड सिक्योरिटी इज इंक्रीजिंगली अ कलेक्टिव चैलेंज, यही तो दिया है। यहाँ पे दिया है कि फूड फिल ऑल दो स्टमक्स, अकाउंट करना है। ठीक है, क्यों? अब शिफ्टिंग कंजम्पशन पैटर्न्स को, क्लाइमेट चेंज को, फाइनाइट अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड को होते हुए, वाटर को पोर्टेबल बनाते हुए, पोर्टेबल वाटर मतलब ऐसे वाटर डालने के लिए सम एक्सपर्ट से हाइयर एल्डिंग क्रॉप लेनी पड़ेगी, HYV सीड्स,
नए नए फार्मिंग मेथड्स ईजाद करने पड़ेंगे, तो वेस्ट रिडक्शन होगा और निक्लेम न्यूट्रिएंट्स और वाटर को हम रिक्लेम कर पाएंगे। फिर वेस्ट स्ट्रीम्स को प्रिजर्व कर पाएंगे, फार्मलैंड को प्रिजर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं, और ये यहाँ पे भी दिया है कि इम्प्रूव क्रॉप स्टोरेज को हमें कोल्ड स्टोरेज वगैरह को लगा के हमें इसको इम्प्रूव करना होगा रखने का। एंड कुड कट बैक ऑन रिसोर्स इंटेंसिव फूड्स, जहाँ पे पानी वानी ज्यादा लगता है, रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं, लाइक मीट वीट पे रिच नेशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे रिच नेशंस पर्टिकुलरली ये दिया है बिकॉज रिच नेशंस में यूजुअली डेवलप कंट्रीज में मीट पे ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी वेब पैसेज ये है कि मेनी पीपल इन इंडिया, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम कर दिया गया। ठीक है, वेपन बिल्डिंग वगैरह को हटा के जैसे हम अलग अलग वॉर मशीन्स खरीद रहे हैं, है ना, सो मिसाइल्स एंड ऑल सिस्टम्स, है ना, चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स, और जो फाइटर विमान हो गए, वो सबको हम छोड़ के हम नेबर्स के आसपास शांति का माहौल बना सकते हैं, शांति का क्लाइमेट बना सकते हैं, है ना। वो पीस जो टाइप लोग होते हैं वो बोलते हैं सो कॉल्ड पीस एंड ऑल, तो उनको अलग नजरिया होता है। तो क्लाइमेट ऑफ पीस, एक क्लाइमेट ऑफ पीस बना सकते हैं उसमें अपने नेबर्स के साथ। तो हम कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं कि वॉर ना हो। ठीक है, अब जैसे है तो किसी भी बीच में यदि लड़ाई नहीं होगी तो अच्छा ही होगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे दिया है कि पीपल हु प्रोक्लेम सच आइडियाज, जो ऐसे लोग जो पीस पीस करते रहते हैं ना कि हमें वेपन बिल्डिंग को हटा के हमें पीस बनाना चाहिए मार्केट में, मतलब अपने नेबर में, तो या तो वो खुद विक्टिम्स ऑफ वॉर रहे हैं, या तो उन्होंने खुद वॉर को झेला है, या फिर वो फालतू के आर्गुमेंट्स दे रहे होते हैं। ठीक है, अब ये दिया है कि मोस्ट वैलिड एजम्पशन क्या है। अब जैसे इसको पढ़े, बिल्डिंग ऑफ वेपन सिस्टम बाय अस हैज इंस्टिगेटेड आवर नेबर्स टू वेज वॉर्स अगेंस्ट अस। ऐसा तो है नहीं, वो भी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, है ना। मतलब किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूँ, इसराइल और बाकी सब ले लो, या फिर यूएस रशिया ले लो, वैसे तो दूर है पर अलास्का से काफी पास में है एंड वो उनका चलता रहता है ना। चाइना इंडिया ले लो, चाइना इंडिया पाकिस्तान ले लो, ठीक है, रशिया यूक्रेन अभी चल रहा है। तो एक ने मतलब अपना ये स्टार्ट करा, इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे वाले वॉर करने आ गए, है ना। तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, द अब दूसरा, द ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन वेपन बिल्डिंग बाय अस वुड लेसन द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट विद आवर नेबर्स। तो ज्यादा हम यदि ये करेंगे तो पॉसिबिलिटी लेसन हो जाएगी। ठीक है, नेबर्स से। ओके, तो ये हम इसको बाद में देखेंगे क्योंकि ये सही जवाब हमें पता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये सी वाला, इट इज नेसेसरी टू हैव स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिक्योरिटी फॉर नेशनल। ये ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं दिया है, नेशनल सिक्योरिटी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मेनी पीपल इन इंडिया बिलीव दैट वी आर वेस्टिंग अप आवर रिसोर्सेज और वेपन बिल्डिंग। नहीं, ऐसा उन लोगों ने वेस्ट नहीं बोला है, बोला है कि हम बना सकते हैं, मतलब एक चाहिए तो उसको कट अक्रॉस करते हैं। इन्होंने पूरा नहीं दिया, यहाँ पे देखो कट बोला है। ठीक है, ये नहीं बोला कि हमें पूरा ही खत्म कर देना चाहिए वेपन्स को, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब ये दिया है ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन वेपन बिल्डिंग बाय अस वुड लेसन द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट विद आवर नेबर्स। अब यदि हम वेपन्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है, तो ये लोग डरेंगे। एक जैसे होता है ना न्यूक्लियर वेपन्स का कि हमने बना दिया तो लोग डरते हैं, मतलब एक तरीके से कि नहीं नहीं इस पे अटैक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट मतलब एक तरीके से ये डेटरेंट साबित करता है कि नहीं नहीं, मतलब हम, वो तो हमसे ताकतवर है या फिर हमारे बराबर ही है, हम क्यों लड़े, थोड़ा भी कम हुआ तो हमारा लॉस ज्यादा कर देगा। तो इसके लिए पीपल ट्राई करते हैं कि नहीं जाए वॉर पे। तो इसके लिए लेसन द पॉसिबिलिटी दिया है, ये हमारा सही जवाब हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक पैसेज है। इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली फिफ्थ, मतलब ये एक मौत के बारे में दिया गया है, बच्चों की डेथ्स के बारे में, कि इंडिया जो है वो 1/5 डेथ का कारण है। मतलब इंडिया में 1/5 डेथ्स होते हैं बच्चों के, विश्व भर के जितने भी हैं। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में ये सबसे ज्यादा है। अरे स्वाभाविक है कि ये 1/5 है, कंट्री लाइक कितनी है 196 के आसपास, तो 1/5 है तो ज्यादा ही होगी। तो नियरली 16 lakhs पीपल डाई। सो ये पूरा दिया है। इसको एक बार पढ़ लेंगे। फिर इसमें दिया है क्रिटिकल इन्फ्रेंस क्या है। क्रिटिकल इन्फ्रेंस क्या होता है, ऑब्जर्वेशन जो दी गई है उससे हमें सीधे कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं, मतलब उससे उसका मतलब क्या निकालते हैं। ठीक है, ये इन्फ्रेंस का मतलब होता है। तो लॉट ऑफ इंडियंस आर इलिटरेट एंड हेंस डू नॉट रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ हेल्थ, बेसिक हेल्थ प्रैक्टिस। अब यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि हेल्थ प्रैक्टिसेस तो दिया है, एब्सेंस ऑफ स्टेप्स दिया है, पर ये नहीं दिया है कि इलिटरेट, है ना, एजुकेशन, ये कुछ वर्ड्स हैं जो मेंशन नहीं की गई हैं, ना ही कुछ ऑब्जर्व या इन्फ्रेंस इससे निकाला जा सकता है।
तो ये नहीं होगा। फिर इंडिया हैज अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन एंड द गवर्नमेंट अलोन कैनॉट मैनेज द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अरे ये तो बात हुई नहीं कि आपके पास ज्यादा पॉपुलेशन है तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा आते हैं तो आप ज्यादा काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो ये भी हमारा गलत जवाब हो जाएगा। फिर यूनिवर्सलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज कैन इफेक्टिवली एड्रेस द प्रॉब्लम, यही तो दिया है कि एब्सेंस ऑफ स्टेप्स टू प्रोपोगेट बेसिक हेल्थ प्रैक्टिसेस है, तो इसको हम स्टेप्स लेके आएंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम, अब ये दिया है रिलेटिंग टू ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या होगा, मैटरनल हेल्थ हो गया मतलब एक तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी का भी दिया है, पोस्ट केयर, बेरेफ्ट ऑफ केयर ड्यूरिंग क्रिटिकल फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी। तो ये दोनों इंटर कनेक्टेड है, जच्चा बच्चा दोनों के, यानी कि मैटरनल और चाइल्ड में। ठीक है, तो हेल्थ सर्विसेज इम्यूनाइजेशन क्या होगा, बच्चों के जो मतलब छोटे छोटे होते हैं ना, तो टीके लगते हैं मतलब स्टार्ट में, लाइक आफ्टर 1 मंथ और 6 मंथ्स और ईयरली बेसिस पे, या फिर पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं छोटे बच्चों को, है ना, 3-4 साल 2 साल 5 साल पे, तो ताकि पोलियो ना हो। अलग अलग मतलब बीमारियों के इम्यूनाइजेशन होता है, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं कि बच्चे बीमार ना पड़े बाहर बढ़ के मतलब। ठीक है, तो ये इफेक्टिवली एड्रेस कर सकता है, क्योंकि ये भी दिया है कि प्रेवलेंस है एनीमिया का, सैनिटेशन, चाइल्ड हेल्थ, एनीमिया वगैरह भी सब में पाया जाता है। चाइल्ड मैरिज है तो होगा ही, विमेन के हेल्थ के पे असर, सैनिटेशन ऑब्वियसली असर डालता है। तो यही मतलब एक तरीके से है कि है मतलब सही। ठीक है, तो अब नया नेक्स्ट वाला, द न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज डज नॉट अफेक्ट। अब ये क्या दे दिया कि यहाँ पे तो दिया है ना कि ऑल ऑफ विच इम्पैक्ट चाइल्ड हेल्थ डेथ रेट्स, अब ये दे रहा है डज नॉट अफेक्ट, अब उल्टा दे दिया यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। यदि यहाँ पे डज अफेक्ट होगा तो एक मान सकते थे कि इन्फरेंस है, क्रिटिकल नहीं मानेंगे, क्योंकि क्रिटिकल तो यही है कि यही इसको ही करेंगे तो हमारा फायदा होगा। ठीक है, सॉल्यूशन निकलेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये इसका सी हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पैसेज 5, फूड ट्रेवल्स। ये अब जैसे फूड का दिया हुआ है, इसको पैसेज को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कंज्यूमिंग रीजनली ग्रोन फूड एंड नॉट डिपेंडिंग ऑन लॉन्ग ट्रेवल फूड इज पार्ट ऑफ इको फ्रेंडली बिहेवियर। मतलब हम रीजनली ग्रोन फूड को खाते पीते हैं और हम डिपेंड नहीं करते, लोग मतलब हम इन द सेंस लोग पूरे, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करते कि बाहर से कोई देश से आया है, सपोज अमेरिका से आया है या फिर फ्रांस से आया है, तो हम उस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इको फ्रेंडली बिहेवियर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दिया था कि यदि हम ट्रैवल करते हैं तो प्रिजर्व प्रोसेस फूड्स रहती है, उनके एनवायरमेंट थ्रेट्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, फूड ट्रांसपोर्ट होता है। अभी अमेरिका से यहाँ पे आएगा तो कितना ट्रांसपोर्ट लेगा, उसका फिर देख लो, ऑयल वॉयल का खर्चा, है ना, फिर वेस्टेज प्रोड्यूस करेगा जो उसकी, अब जैसे गाड़ी चलेगी तो उसका वेस्ट तो होगा ही, तो ये ट्रांसपोर्ट एंड वेस्टेज ऑफ फूड। अब सपोज 20 दिन तक कोई शिप चली है तो जो भी फूड है वो उसमें कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ना, तो फेंकेंगे ही। ठीक है, मानो 20 क्विंटल लेके चले तो पता चलेगा 50 किलो या फिर 1 क्विंटल के आसपास तो लॉस ही हो गया, तो वेस्टेज ऑफ फूड भी होगा। तो यानी कि ये इको फ्रेंडली नहीं है ना, मतलब इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, तो ये इको फ्रेंडली नहीं है। तो नॉट डिपेंडिंग मतलब हम यदि रीजनली ग्रोन फूड को खा पी रहे हैं तो हम इको फ्रेंडली बिहेवियर रख रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सही हो गया। फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पुट्स अ बर्डन ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्यों? क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट, जो रिड्यूस न्यूट्रिशनल कंटेंट है, इंक्रीज डिमांड फॉर प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग। अब ये जो सारी बातें हैं कि पैकेजिंग, है ना, इंक्रीज डिमांड फॉर प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग, ये किसको सब दिखाती है, इंप्लाई करती है? एफपीआई को। एफपीआई क्या? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि वहां पे ना प्रिजर्व किया जाता है चीजों को, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में रख के, है ना, सब जीरो टेम्परेचर पे या फिर अलग अलग टेम्परेचर पे। हम देखते हो कि जो पनीर, है ना, मटर वगैरह जो है, मतलब नेचुरली तो अभी इस समय आता है, पर हमें पता चलता है कि जून जुलाई में भी मिल रहा है ऐसे, है ना, अलग अलग मंथ्स में भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसे कोल्ड स्टोरेज में डाला होगा। उससे क्या होता है, फूड, है ना, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज पे बर्डन क्रिएट करती है। नेचुरल रिसोर्सेज यही एनवायरमेंटल थ्रेट्स एंड ऑल, है ना। तो ये क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली मतलब लिंक किया हुआ है इधर से, तो मतलब ये सही जवाब हो गया, सी। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इम्प्लाई कर रहा है एनवायरमेंटल थ्रेट्स, पॉल्यूशन, है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट, रिड्यूस न्यूट्रिशनल कंटेंट। न्यूट्रिशनल कंटेंट तो इसमें नहीं आएगा क्लाइमेट में, बाकी सब आ जाएगा। तो फूड सिक्योरिटी ऑल्सो इंक्रीजेज एज द प्रोड्यूस कम्स फ्रॉम द रीजन दैट आर नॉट फीडिंग देयर ओन पॉपुलेशन प्रॉपरली। मतलब अपनी पॉपुलेशन को खिला पिला नहीं रहे, बाहर लेके आ रहे हैं, तो फूड इनसिक्योरिटी भी
इंक्रीज होती है। यदि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन रहता तो वो भी सही हो जाता है ना, सी। अच्छा, अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आई मस्ट से मतलब ये भी एक पैसेज है कि मेरे लाफ्टर के प्रति क्या क्या है, मेरी मैं शर्म करता हूँ, हैज़ बीन नो डिसएडवांटेज, कोई उसका निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं बोलने में हिचकिचाता हूँ, मेरे पास ना मुझे वर्ड्स की महत्ता के बारे में पता है, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स के बारे में, कि जैसे मैं कितनी बात बोलूं तो उसका क्या फायदा होगा, है ना, उसकी क्या इकोनॉमी, मतलब समझ रहे हो ना, लेन देन में प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है ना। अब लेन देन किसी का भी हो सकता है, पैसे का या फिर किसी का भी, मतलब अपने प्रभाव का भी। तो ये वैसे दिए गए हैं। थॉटफुलनेस वर्ड हार्डली एवर एस्केप्स माय टंग और पेन। थॉटफुलनेस जो थॉटलेस वर्ड जो है ना, कि मतलब एक बिना सोचे वर्ड एक है, वो कभी कभार ही मतलब मेरे मुंह से निकलता है या पेन से। ठीक है, मैं बिना सोचे कुछ नहीं लिखता। मैं रिग्रेट नहीं करता कोई भी स्पीच को। मैं कभी मतलब रिग्रेट नहीं करता कि मैंने आज तक कुछ ऐसा करा है स्पीच में या राइटिंग में। तो मैंने कितने सारे प्रॉब्लम से मैं बच गया हूँ। तो एक्सपीरियंस ने बताया मुझे कि साइलेंस जो है वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का पार्ट है। ये ज़्यादा बार बोल देते हैं ना, प्रोनेस टू एग्जैगरेट। प्रोनेस मतलब टेंडेंसी हो गया एक तरीके से, कि हम ज़्यादा बोलते हैं। लाइक हमें बोलना है कि अच्छा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन, जैसे ये वाला है, तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द ऑथर टू बी स्पेयर्ड मैनी मिसअप्रीज्ड है। अब हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, सिर्फ मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं, हम बच गए, हमारा मतलब काफ़ी फायदा हो गया, हमने ये करा, मतलब एक चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलना एक तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाता है एग्जैगरेट का मतलब। और टू सप्रेस और मॉडिफाई द ट्रुथ। अभी जैसे हमें पता है कि यार हमारा तो लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो हम तो बोल देंगे कि अरे ये मार्केट ना, तो जैसे हमारा मार्क्स कम आए तो हमें लगता है ना कि नहीं नहीं, हम यदि बोल दें कि मार्क्स कम आया तो आगे से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फ्रेंड्स चढ़ाएंगे, लोग चढ़ाएंगे, घर से प्रेशर आएगा, तो हम उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं कि नहीं नहीं, हमारा मार्क्स तो इतना आया था, बस थोड़ा बड़ा से बच गए हम लोग। ठीक है, तो प्रोननेस टू एग्जैगरेट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, नेचुरल टेंडेंसी। अब ये दिया है कि इसका बताओ कि नॉट अ वैलिड रीजन, वैलिड रीजन क्या नहीं है। अब ये दिया है, ही हैज नो इंटेंशन टू वेस्ट हिज टाइम। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है कि वेस्टेज ऑफ टाइम। ही बिलीव्स इन इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, ये क्या दिया था कि इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स पे बिलीव करता है। ठीक है, तो ये सही हो गया, मतलब वैलिड रीजन हो गया। ठीक है, सही नहीं हो गया, वैलिड रीजन हो गया एज पर द क्वेश्चन। ये सही नहीं है, गलत है, वैलिड रीजन है मतलब। ठीक है, ही बिलीव्स इन रिस्ट्रेनिंग हिज थॉट्स। अब ये दिया है रिस्ट्रेनिंग माई थॉट्स, है ना, तो ये भी सही है, मतलब वैलिड है। ठीक है, ही हैज हेजिटेंसी इन हिज स्पीच, तो ये यहाँ पे दिया है माई हेजिटेंसी इन स्पीच। ठीक है, तो ये भी मतलब वैलिड रीजन हो गया। अब ये पूछा है वैलिड रीजन कौन सा नहीं है, तो ये हमारा वैलिड रीजन नहीं है। ही हैज नो इंटेंशन टू वेस्ट हिज टाइम, ऐसा उसने कुछ नहीं बोला है कि मुझे अपने टाइम की बचत करनी है, इसलिए मैं कुछ भी वर्ड नहीं बोल देता हूँ। ठीक है, उसको टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा मतलब दिखाया गया है एक तरीके से, ऐसा कुछ दिया नहीं है मतलब। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द ऑथर टू बी स्पेयर्ड एमनेनियम से, मतलब वो बार बार क्यों बच जाता है इन चीजों से, क्योंकि ये यहाँ पे दिया था ना कि हार्डली एवर escapes my tongue open, so that's why I never have regret my speech and spared many a mishap। ठीक है, तो यही सही जवाब हो गया, बाकी सब तो नहीं दिया कि इमेंस पेशेंस है, स्पिरिचुअल पर्सन है, जो स्पिरिचुअलिटी का यहाँ पे जिक्र किया गया है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का एक पार्ट है, पर वो हम नहीं मानेंगे। ही बिलीव्स वॉलटरी ऑफ ट्रूथ, ये नहीं बोला है कि मैं संत महात्मा हूँ। ठीक है, मैं गलती नहीं करता है, ये यहाँ पे नहीं दिया है ऑथर ने, तो ये ए सही जवाब हो गया। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, फॉर द ऑथर साइलेंस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू सरमाउंट। साइलेंस क्यों जरूरी है ऑथर के लिए, क्योंकि वो टेंडेंसी टू ओवरस्टेट से बचना चाहता है। ये यहाँ पे डायरेक्ट दिया था कि प्रोनेस टू एग्जैगरेट, जैसे मैंने बोला था कि ज्यादा हम बोल देते हैं और मॉडिफाई द ट्रूथ, तो प्रोनेस टू एग्जैगरेट, तो इसीलिए टेंडेंसी टू ओवरस्टेट, दैट इज वाई साइलेंस इज नेसेसरी। ठीक है, ये यहाँ पे साइलेंस से स्टार्ट करा था इसने, माई हेजिटेंसी एंड ऑल पूरा, है ना, तो ये हमारा सही जवाब हो गया सी डी वाला। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये 12 पीपल, जो 12 लोग हैं ना, वो क्लब में जाते हैं और एक लॉट निकलता है, उसमें एक महीने में एक बार, और उसमें फिर बताता है कि कौन सा उस पर्टिकुलर मेंबर वो एक साल में डिनर होस्ट करेगा। ठीक है, पूरे साल में, है ना, महीने, ऑल वंस इन अ मंथ, एक महीने में एक लॉट निकलता है, नंबर ऑफ डिनर से पर्टिकुलर मेंबर हैज टू होस्ट इन 1 ईयर। ठीक है, तो ये दिया है, लॉट से तय होता है कि एक साल में कितनी बार ये होस्ट करेंगे। तो ये दिया था कि, पर यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया कि कितने दिन में, है ना, कितने बार ये लॉट्स निकाला जाता है ना,
एक बार या 12 बार, 12 बार तो वैसे हम मान सकते हैं बिकॉज 12 साल होते हैं, पर कोई कंडीशन ऐसा दिया नहीं है, तो इसके लिए ये कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। 103 कैसे, मतलब एक को एक भी मिल सकता है, एक को 12 भी मिल सकता है ना। तो वैसा तो कुछ है नहीं मतलब यहाँ पे, है ना। दूसरे को पता चला 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है। लॉट्स तो मतलब पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करती है ना, कितनी भी निकल सकती है, तो कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। फिर ये बोला है कि एक ऑटोमोबाइल में ओनर है, एक सपोज कार वार का मालिक है, वो अपना मंथली पेट्रोल कंजम्पशन को कम कर देता है जब भी प्राइसेस सूट करती हैं, मतलब बढ़ती हैं, ठीक है, तो खपत कम कर देता है। तो यहाँ पे दिया प्राइसेस इन लीटर और मंथली कंजम्पशन, मतलब कितने लीटर वो यूज करता है। तो वो बोल रहा है कि 80 लीटर तक गया प्राइस, तो उसका एक्सपेक्टेड कंजम्पशन कितना होगा, मतलब वो कितना खपत करेगा उसके बाद। तो उसको पता करने के लिए हम पहले बोलेंगे ना कि इसका लिमिट क्या है। तो इसका लिमिट हमें पता करने के लिए 40 × 60 कर देंगे, एक्सपेंडिचर आ जाएगा 2400। 15 × 48 करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा 2400। इसको कैसे किया है, मैनुअली काउंटिंग किया है। 48 × 5 प्लस उसकी जीरो जीरो बढ़ा दो, आगे एक जीरो बढ़ा दो, ठीक है। तो ऐसे करिए, 6 × 4 = 24, 2400 ये भी हो गया 2400। 75 × 32 ये भी 2400 आता है। अब इससे अब क्या पाता है कि प्राइसेस चाहे जब भी जाए तो वो इंश्योर करता है कि एक्सपेंडिचर उसका उतना ही रहे, ठीक है, 2400 रहे ना, कम ना ज्यादा। तो 80 रुपये पूछा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2400 से 80 को डिवाइड कर देंगे तो 30 लीटर्स निकल आएगा। तो 30 लीटर्स एक्सपेक्टेड कंजम्पशन हो जाएगा। फिर ये एक वॉबल बेस्ड रीजनिंग है, ठीक है। तो ये दिया है कि इसमें कौन सा, मतलब कैसे वो नेक्स्ट वाला सेट ऑफ कैसे आएगा। तो इसमें यदि हम देखेंगे, यदि ऑब्जर्व करें, तो जो शेप्स हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये इधर आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये जैसे इधर आया तो यहाँ पे डॉट हो गया, ये इधर गया तो यहाँ पे ऐसे ये आ गया, और ये इधर गया तो ये हो गया। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो वैसे वैसे करते जाएंगे, तो ये वाला जैसे है तो ये ऊपर जाना चाहिए, ये वाला नीचे आना चाहिए, ये वाला ऊपर जाना चाहिए, और फिर ये वाला इधर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वैसे देखें तो ये इसमें क्या होगा कि ये वाला नीचे आ जाएगा। अब ये वाला नीचे कहाँ कहाँ है, ये इधर है, हाँ, फिर इधर है, हाँ, ठीक है। अब 2 निकल गया हमारा। फिर ये जो है ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इधर है, हाँ, ये इधर है, ठीक है, हाँ। फिर ये वाला जो है ना इधर जाना चाहिए, तो ये भी इधर भी है और इधर भी है। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं हमारे, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब है कि ये भी तो है ना अरेंजमेंट, ये ऊपर जो ट्रायंगल है, तो अब ये ट्रायंगल को देखेंगे कि इसमें जब जाता है, ऑब्जर्व करेंगे, तो ये फोर्थ जो क्वाड्रेंट है ना, अ, जो 1 2 3 4 जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, मतलब एक तरीके से हम लेते हैं ऐसे में, क्वाड्रेंट्स छोड़ो, तो ये जो है ना ये इस साइड आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये क्लॉकवाइज आ रहा है। तो यानी कि ये इधर गया, ठीक है, ये इधर गया तो इधर आया, फिर ये नीचे गया, फिर ये इधर जा रहा है, ठीक है। अब इधर जब जा रहा है तो हम देखेंगे कि ये रिवर्स में जा रहा है, ठीक है, रिवर्स में जा रहा है। तो ये जब यहाँ पे है तो ये इसके रिवर्स में आएगा, तो यानी कि ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए ऊपर की तरफ यहाँ पे। तो ऊपर की तरफ तो ये नहीं दिख रहा है क्योंकि ये यहाँ पे इधर है, ये साइड में। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा गलत जवाब हो गया, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पे मतलब ऊपर होना चाहिए, तो ये यहाँ पे ऊपर है, ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर है, तो ये हमारा सही जवाब हो गया, ठीक है, ओके। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अभी यहाँ पे सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं कोई भी। अब नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया है उसमें मिसिंग नंबर पता करना है। अब जैसे पता करेंगे तो जैसे बताया जाएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में ना, क्या होता है कि अरेंजमेंट्स करने होते हैं, या तो प्लस प्लस करो, या माइनस करो, या फिर मल्टीप्लाई करो, या डिवाइड करो, या फिर स्क्वायर निकालो, या फिर स्क्वायर -1 नंबर करो, 2 नंबर करो, 3 नंबर करो, या फिर जो नंबर है उसी को कर दो, या फिर क्यूब करो, क्यूब में से -1 -2 -3 करो। मतलब ये ट्रायल एंड एरर मेथड से चलता है, ऐसी रीजनिंग से ना। तो हमने मतलब ऐसे अलग अलग यदि पता करते हैं तो हम पाते हैं कि 3² - 3 किया है तो ये 6 आता है, मतलब 3² - 3 यानी कि 3² 9, 9 - 3 6। वैसे ही 8² - 8 करे, 64 - 8 56 आता है, ये भी सही है ना। सो 10² - 10 करें तो 100 - 10 90 आता है, ये भी सही है। 2² - 2 4 - 2 2 आता है, ये भी सही है, यानी कि यही अरेंजमेंट लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये हमने अरेंजमेंट का पता कर लिया कि इसका अरेंजमेंट क्या है। अब ये पूछा है इसका यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब या तो इसको तुम 20 माइनस कोई नंबर करो, प्लस नंबर करो, या फिर पता रहे
कि नियरेस्ट नंबर क्या होता है, तो हमें पता है 5² माइनस 5 हो जाता है, तो वो 20 आता है। 5² 25 माइनस 5 यहाँ पे 20 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, है ना। तो यही ऑप्शन में दिया है, तो 5 मार देंगे, आंसर सही। अब यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे भी दिया है 1² माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, तो वही है मतलब। ठीक है, 20 विल बी द राइट आंसर। 20 विल बी द राइट आंसर मतलब ये वाला 20 है, तो 5 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो 5 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यहाँ पे भी x का पता करना है। तो यहाँ पे देखेंगे वही जैसे इनिशियल और डिफरेंस फाइनल डिफरेंस निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 7 और 13 के बीच में, मतलब यहाँ पे x मान लेते हैं। चलो ठीक है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। लेकिन यदि हम वहां पे ले रहा है 31 43 माइनस 31, तो ये 12 आता है डिफरेंस। ठीक है, फिर वैसे ही 31 माइनस 21 करे तो 10 आता है। ठीक है, अब 21 माइनस जो भी x करे, तो यहाँ पे यानी कि यदि ये 14 आ रहा है, 12 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो 21 माइनस 8 कर देंगे तो 13 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर 13 माइनस 6 कर देते, क्योंकि यहाँ पे हमने 8 करा था, तो 7 आ जाता है, तो सही जवाब। तो सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसका भी यही है कि पहले डिफरेंस हमें पता करना है नंबर्स के बीच में। ये तो मैंने सॉल्व करने के बाद लिखा था। ठीक है, ये वाला, पर हम इधर से सॉल्व करते आएंगे कि 14 यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 8 ही होना चाहिए, दो दो का डिफरेंस माइनस आ रहा है, तो ये हमारा सही जवाब हो गया सी। अब ये दिया है कि 4 कार्डबोर्ड हैं, उनके स्पेसिफिक शेप्स क्या होंगे, इससे बन रहा है। ठीक है, सॉरी, तो यदि हम इसको देखें कि ये वाला तो नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे ना, ये ऐसे जो है ये तो बन जाएगा, पर ये टेढ़ा नहीं है, ये सीधा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर वैसे ही ये यहाँ पे इसी को टेढ़ा कर दिया, यानी कि इसको ही काट दिया है ऐसे। ठीक है, जो कि नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये यहाँ पे दोनों दिया, ये भी अगेन ये इसी का आई थिंक रिवर्स है। ठीक है, ये वाला इसका ही रिवर्स है, तो ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो है, यदि हम इसको यहाँ पे लेके आए उल्टा करके, ये वाला जो है इसको हम सीधा करके यहाँ पे लाए, और इसको हम यदि हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दें, तो यही होता है। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक टेस्ट है, उसमें कोई कैंडिडेट है, वो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है सिर्फ, और 50% मार्क्स ले आता है सारे क्वेश्चंस के। तो वो उसको टोटल 40% मार्क्स मिलता है टेस्ट में, और सारे क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स के हैं, इक्वल वेटेज के हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन, तो लेट देयर बी n नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज कैरिंग m मार्क्स। हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और m मार्क्स है। ठीक है, तो कैंडिडेट जो है वो 40% मार्क्स ऑब्टेन करता है। ठीक है, यानी कि 40/100 किसका, nx का, है ना, nx का, nx मतलब nm का। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया nm ये वाला, तो nm का, तो 40%/100 क्या होता है, 40/100 क्या होता है, 40%/100 40/100। तो 40/100 को यदि हम इसको डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डिसिमल इधर आ जाएगा, तो 0.4 हो गया। ठीक है, अब ये दिया है कि सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। ठीक है, और 50 मार्क्स पाता है। ठीक है, यानी कि 0.5 है, मार्क्स पे 100 है। ठीक है, और 50% मार्क्स पाता है, यानी कि 50 मार्क्स पाता है, तो 0.5 है। अब यहाँ पे दिया है कि 8 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करा है, तो 8 क्वेश्चन इंटू 0.5 5 क्यों, क्योंकि ये 50% मार्क्स अटेंड करना है ना हर क्वेश्चन में, तो ये हो जाता है 0.4 NM। ठीक है, तो यानी कि ये टोटल मार्क्स हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम यदि n को डिवाइड कर दें, ठीक है, m से m तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे कि 8 इंटू 0.4 अपॉन 0.4, 8 इंटू 0.5 अपॉन 0.4। अब इसको क्या करेंगे कि या तो आप 0.5 डेसिमल का आपको पता हो, या फिर हम डेसिमल को हटाने के लिए 0.5 में 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 0.4 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 इंटू 5/4 हो जाएगा। 4 को हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 यहाँ पे दिया है, तो 10 विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एक जो फादर है, एक बच्चे का, तो उसकी उम्र जो है वो 9 गुना ज्यादा है अपने बच्चे से, और उसकी मम्मी जो है उस बच्चे की, वो अपने बच्चे से 8 गुने ज्यादा है उसकी एज। ठीक है, तो सम ऑफ फादर्स एंड मदर्स एज इज 51। अब मदर एंड फादर एज दिया है, तो यानी कि मान लो कि 9 टाइम्स प्लस 8 टाइम्स यानी कि 17 टाइम्स, तो ये दिया है 51। ठीक है, तो वही है कि f इक्वल टू 9s, मान लेते हैं फादर की उम्र f है, बच्चे की उम्र s है, तो फादर की उम्र 9 इंटू एस है, 9 इंटू एस है,
ठीक है, मदर की एज 8 इंटू एस है क्योंकि 8 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, तो एफ प्लस एम इक्वल टू 51 ईयर्स। तो उसमें 9s प्लस 8s 17s 51, 51 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे सो द एज ऑफ सन विल बी 3 years। अब ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको है ना, तो सन ऑफ एज ऑफ सन विल बी 3 years। तो ये करेक्ट आंसर हो गया हमारा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 persons ABCD कंसिस्टिंग ऑफ 2 मैरिड कपल्स। अब चार लोग हैं, ग्रुप है एक, उसमें 2 जोड़ी हैं लोग, ठीक है, वुमेन एंड हस्बैंड, तो महिला पुरुष हैं ऐसे। ठीक है, तो बोथ द वुमेन आर शॉर्टर, मतलब जो महिलाएं हैं वो अपने अपने पतियों से छोटी हैं। यहाँ पे ध्यान देना होगा, अपने अपने पतियों से, यहाँ पे दोनों मर्दों से नहीं दिया गया है। ठीक है, तो पता चला ऐसे BCD मार लिया ऐसे, तो वो शॉर्टर है अपने 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 पतियों से। ए जो है वो सबसे टॉलेस्ट है। अब ये यहाँ पे दिया था कि अपने अपने पतियों से जो टॉलेस्ट है छोटी है। ठीक है, तो ए विल बी द टॉलेस्ट, यानी कि ए पति है। ठीक है, सो ए इज अ मेल। ठीक है, डी इज बी इज ब्रदर, बी का भाई है, तो यानी कि डी भी मेल है। तो ये हमें पता चल गया कि ए और डी मेल है, फिर बी और सी फीमेल है। ठीक है, और बी का ब्रदर है, और दो फीमेल, दो मेल है, तो यानी कि बी जो है वो महिला है और सी भी महिला है, तो बी जो है वो डी की बहन हुई। ठीक है, तो डी अब कपल है, तो बाकी चौथा तो कोई है नहीं, तो यानी कि बी की शादी, है ना, बी की शादी ए से हुई होगी, है ना। तो ए और ये यहाँ पे ए और बी की जोड़ी है, और यहाँ पे फिर सी और डी की जोड़ी है। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पे दे दिया कि ए की हाइट बी से बड़ी है और डी की हाइट सी से बड़ी है। ठीक है, सी इज टॉलर देन बी, सी बी से टॉलर है। ठीक है, बल डी इज हस्बैंड ऑफ सी। ठीक है, तो हु इज टॉलर देन बी। ठीक है, तो बी से सी बड़ी है। ठीक है, तो हस्बैंड डी है, तो डी वाइफ से बड़ा है ना, तो डी सी फिर बी आ जाएगा। अब इसमें दिया ही था कि ए जो है वो सबसे टॉलेस्ट है, तो ए डी बी सी दिया है, तो ये दिया है कि ऑल फोर हैव फैमिली टाइज, है ना, है। अब एक की बहन जो है वो दूसरे की वाइफ है ना। अब दूसरे वाले की तो नहीं दी गई है, पर होगी कुछ ना कुछ, है ना, बहन ही होगी मोस्टली, और नहीं भी होगी तो भी फैमिली टाइज तो है ना। तो ए डी सी भी हो गया। बी इज शॉर्टेस्ट अमंग 4, ये तो सही है, ये पूछा है नॉट करेक्ट। फिर सी इज टॉलर देन डी, नहीं, डी इज टॉलर देन सी, ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो गया, यानी कि ये गलत है। ए इज बी हस्बैंड, ये तो दिया ही था कि ए बी हस्बैंड हो गए, बिकॉज जो डी है वो बी का भाई है और दूसरा कोई पत्नी है नहीं, है ना। तो ये हमारा सही जवाब हो गया। रीजनिंग से, लॉजिक से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अब ये एक दिया है कि एक मैन था, उसकी एक बीवी थी, 2 बच्चे थे, 2 बच्चियां थी उसके परिवार में। तो जो डॉटर है उनको एक फीस्ट पे, एक पार्टी में और इनवाइट किया गया था, और पार्टी में इनवाइट किया गया है तो मानना ही पड़ेगा कि हाँ गई होंगी। ठीक है, अब ऑप्शन में दिया भी नहीं है डॉटर वॉटर का, तो मान लेते हैं गई होंगी। ठीक है, मेल मेंबर्स जो है वो पिकनिक पे गए हैं। मेल मेंबर्स मतलब मैन खुद, है ना, 2 बच्चे, दोनों सबके सब गए हैं पिकनिक पे। अब मैन का जो फादर है, यानी कि मैन के जो पिताजी हैं, वो अपने काम से नहीं लौटे। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो सारा मतलब लिख दिया हमने कि ओनली द मैन्स वाइफ वाज लेफ्ट एट होम। अब ये तो नहीं पता। ठीक है, तो ये पूरा पूरा सच नहीं बोल सकते कि ओनली मैन्स की वाइफ रुक गई होगी, क्योंकि क्या पता डॉटर्स गई भी ना हो, है ना। तो इट इज लाइकली दैट मैन्स वाइफ वाज लेफ्ट एट होम। अब ये डॉटर्स को बुलाया गया है तो गई होंगी तो सिर्फ यही बचती है घर पे, तो ये सही जवाब हो गया। यहाँ पे ओनली द मैन्स वाइफ वाला क्यों ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है डॉटर्स ने मना कर दिया हो कि नहीं नहीं हमें पार्टी में नहीं जाना। नन वॉज लेफ्ट एट होम, ऐसा नहीं दिया कि बीवी भी, मतलब जो मैन की वाइफ थी वो भी मतलब पार्टी वार्टी में या उनको भी कहीं जाना था, है ना, तो कोई ऐसा तो नहीं था। मोर देन 1 पर्सन वॉज लेफ्ट एट होम, नहीं ऐसा मतलब कह नहीं सकते, क्योंकि यदि डॉटर्स चली गई तो एक ही बचती है उनकी बीवी। ठीक है, मैन की बीवी, तो बी हो गया सही जवाब। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नरेश हैज बिकम ए बेटर बॉक्सर सिंस ही स्टार्टेड मेडिटेशन। उसने मतलब जब से ध्यान लगाना स्टार्ट करा तब से नरेश जो है वो काफी अच्छा बॉक्सिंग करने लगा है, बॉक्सर बन गया है। तो राधा बोलती है कि नहीं नहीं, यह असंभव है। बॉक्सर का सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट है वो उसका एग्रेसिवनेस है, उसको हमेशा एग्रेसिव स्टांस मेंटेन करना होता है।
ठीक है, तो इससे यही पता चलता है कि मेडिटेशन, राधा के स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि मेडिटेशन इंसान को लेस एग्रेसिव बनाता है। क्यों? क्योंकि इसने बोला ना कि ये, इसने बोला कि बेटर बॉक्सर बन गया है, तो इसने बोला नहीं नहीं, मैं बिलीव नहीं करती। ये बॉक्सर का जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है वो उसकी एग्रेसिवनेस है। यानी कि ये कहना चाह रही है कि मेडिटेशन स्टार्ट करा है तो वो एग्रेसिव कम हो गया होगा। ठीक है, तो इसके लिए वो बेटर बॉक्सर नहीं, वर्स बॉक्सर बनना चाहिए, उसको इम्प्रूवमेंट नहीं डिसइम्प्रूवमेंट दिखाना चाहिए, मतलब उसको और लॉस में जाना चाहिए, है ना। वो हार सकता था मैचेस वगैरह। तो ये इसका यही मानना था कि मेडिटेशन इंसान को और कम एग्रेसिव बनाती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे तो दिया नहीं है कि मेडिटेशन एज लिटिल इफेक्ट पुअर बॉक्सर अर्लियर बिकॉज ही वाज नॉट एग्रेसिव, ऐसा कुछ नहीं दिया है। पहले भी एग्रेसिव था, तभी तो बोल रही है कि इंपॉर्टेंट एसेट इज एग्रेसिवनेस, अब ये एग्रेसिव नहीं रहा होगा। तो नॉट हैव टेकन मेडिटेशन एज ही वाज बॉक्सर, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं दिया, तो ए विल बी द राइट आंसर। So moving on to next. All good athletes want to win and all athletes who want to win eat a balanced diet. मतलब सारे जो अच्छे एथलीट्स हैं वो जीतना चाहते हैं, और जितने जीतते हैं वो वेल बैलेंस डाइट खाते हैं, अच्छा खासा भोजन करते हैं, है ना। सब जूसेस, फ्रूट्स एंड ऑल, सैलड्स एंड ऑल, है ना। वो तला वाला नहीं खाते हैं ऐसा, तो वेल बैलेंस डाइट खाते हैं, बचा हूँ ऐसा, है ना, एक्सरसाइज वगैरह करते, तो वेल बैलेंस ईट करते हैं वो। तो देयरफॉर ऑल एथलीट्स हु डू नॉट ईट अ वेल बैलेंस डाइट, जो कि अच्छा भोजन नहीं करते, वो बैड एथलीट्स हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि नो बैड एथलीट वांट्स टू विन। ऐसा नहीं है, अब जीतना तो सब चाहते हैं, है ना। नो एथलीट हु डज नॉट ईट ए वेल बैलेंस डाइट इज अ गुड एथलीट, ये तो है मतलब। ठीक है, बिकॉज ऑल एथलीट्स हु डू नॉट ईट अ वेल बैलेंस डाइट आर बैड एथलीट्स, मतलब जो अच्छा खाना नहीं खाते वो बैड एथलीट्स होते हैं, यही तो मतलब है इसका, है ना। इसको यदि हम सेंस साइड में जाके देखें तो यही पता चलता है कि बी विल बी द राइट आंसर। एवरी एथलीट हु ईट्स वेल बैलेंस डाइट इज अ गुड एथलीट, नहीं ऐसा भी नहीं है, वो जितना जो चाहते हैं ना वो वेल बैलेंस डाइट खाते हैं। ठीक है, अब जीतते हैं नहीं जीतते हैं, गुड एथलीट है बैड एथलीट है, वो तो बाद में देखते हैं। ऑल एथलीट्स हु वांट टू विन आर गुड एथलीट्स, नहीं नहीं, वो बैड एथलीट भी तो जीतना चाहते हैं ना, कौन हारना चाहेगा, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी पैसेज दिया है, सो मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल एजम्पशन पूछा है इसमें। ठीक है, कि मोस्ट रैशनल एजम्पशन बता दो। अब ये पूरा यदि पढ़ेंगे, रिचर स्टेट्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कार्बन एमिशंस को कट करने की, प्रमोट क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट करने की, है ना। देयर आर स्टेट्स दैट गॉट इलेक्ट्रिसिटी ग्रू फास्टर, जिनको बिजली मिल गई अच्छी, वो अच्छी तरक्की कर ली उन्होंने, जल्दी जल्दी फास्टर चले गए, है ना। अब उनकी हाई पर कैपिटा इनकम है, हाई पर कैपिटा इनकम इन द सेंस पर पर्सन कितनी ज्यादा है उसके पास पैसे हैं, इनकम है, मेकिंग देम कैपेबल ऑफ शेयरिंग इंडियाज बर्डन ऑफ बिकमिंग इको फ्रेंडली। अब इको फ्रेंडली का बर्डन उन पे ज्यादा है। ठीक है, मतलब इन पे ज्यादा इन द सेंस वो कर सकते हो उसको हैंडल। ठीक है, वो मतलब ज्यादा भी खर्च करेंगे तो उनका चल जाएगा मतलब काम। ठीक है, तो दिल्ली फॉर एग्जांपल कैन हेल्प बाय जनरेटिंग इट्स ओन क्लीन एनर्जी यूजिंग सोलर रूफटॉप पैनल्स और इवन हेल्प पुअर स्टेट्स फाइनेंस दैट क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो दिल्ली को फाइनेंस करना चाहिए अलग अलग बाकी जो गरीब मतलब प्रदेश है इकोनॉमिकली। ठीक है, तो कोई सीक्रेट नहीं है कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जो कि 95% डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क संभालते हैं, वो नेक डिप लॉसेस में चल रहे हैं, यानी कि उनका जो गर्दन तक है ना लॉस आ गया है। ठीक है, मतलब मौत तक जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे, है ना। दैट इज लाइक पूरा बहुत खराब हालत है फाइनेंसेस की। तो ये लॉसेस फर्दर डिस्करेज करते हैं कि रेन्यूएबल एनर्जी को ना करें, बिकॉज रेन्यूएबल एनर्जी ये थोड़ी मतलब महंगी कंसिडर की जाती है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो एज इट इज मोर एक्सपेंसिव देन फजल फ्यूल्स, ये जो पुराने फ्यूल्स हैं ना, फजल फ्यूल्स यानी कि पेट्रोल डीजल कोल, है ना। तो ये सारे हो, तो इसका रैशनल एजम्पशन क्या निकलता है, यही निकलता है कि रिचर स्टेट्स को मस्ट लीड करना चाहिए प्रोडक्शन और एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में। ये वाला जो दे रहा है ना कि इन कैपेबल ऑफ इंडिया बर्डन ऑफ बिकमिंग इको फ्रेंडली, है ना। तो इनको यही वाला जो स्टेटमेंट ना, यही मतलब यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कि इनको करना चाहिए। पुअर स्टेट्स ऑलवेज हैव टू डिपेंड ऑन रिच स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा कुछ नहीं है कि डिपेंडेंट है या फिर वो कर रहे हैं, वो कर नहीं रहे हैं, उनको करना चाहिए ऐसा बोला है। ठीक है, द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कैन इंप्रूव देयर फाइनेंसेस बाय अंडरटेकिंग क्लीन एनर्जी। अब देखो यही तो बात है कि फर्दर डिस्करेज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये महंगी आती है, एक्सपेंसिव दी है, तो ये तो नहीं होगा ना। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ये भी नहीं होगा, मतलब यही हाई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर स्टेट्स इज द मेजर कॉज ऑफ हाई कार्बन एमिशंस इन इंडिया। अब ऐसा भी नहीं है, जरूर यहाँ पे नहीं दिया कि रिच जो स्टेट्स हैं वो कार्बन एमिशन नहीं करते। ठीक है, उन ये सीधे शुरू में दी गई है
रिचेस्ट स्टेट्स के पास उनकी उत्तरदायित्व और ज्यादा है कार्बन एमिशंस को कम करने की। तो ये यहाँ पे भी नहीं होगा। तो ए वाला यही जो है हमारा सही जवाब हो गया इससे, ये वाले स्टेटमेंट से, मेकिंग द कैपेबल। तो इसके लिए उनको लीड करना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सेट अगेंस्ट अ रूरल बैकड्रॉप, स्टेंस ऑफ केरोसिन इज द स्टोरी ऑफ अ कपल। एक स्टोरी दी गई है स्टेंच ऑफ केरोसिन की, ठीक है। गुलेरी एंड मानक जो कि काफी समय से शादीशुदा है लेकिन उनके बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन जो मानक की मदर है, मम्मी है, वो उनको मतलब पोते पोती को खिलाना है, ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। तो पोते या पोती को जो भी है वो उनको खिलाना है क्योंकि कैरी ऑन फैमिली नेम करना है। तो हेंस सी गेट्स मानक रिमैरिड इन गुलेरीज एब्सेंस। गुलेरी के एब्सेंस में मानक की शादी करा दी जाती है। मानक चुपचाप देखता रह जाता है, ठीक है। वो मतलब चाहता नहीं है पर चुपचाप देखता रहता है, वो उसका विरोध नहीं करता। तो तो उसको मतलब इन्फॉर्म करा जाता है मानक को कि गुलेरी जो अपने पति के दूसरे विवाह के की बात सुन के उसने अपने क्लॉथ्स पे आग लगा दिया और उस पे जला दिया, ठीक है, मतलब केरोसिन डाल के आग लगा दिया। तो मानक काफी मतलब हार्ट ब्रोकन हो जाता है ना। उसको मतलब काफी लगता है कि वही मतलब उसका कारण था। बिगिंस टू लिव एज डेड मैन। वो ऐसे मतलब ऐसे कि वो खुद ही मर गया है, ऐसे मतलब वो वैसे रहने लगता है ना, वो जिंदा लाश जो बोलते हैं ना अपन, कि जिंदा लाश जैसे रहने लग गया। तो उसकी जो दूसरी बीवी एक बच्चा डिलीवर करती है तो मानक को उस बच्चे पे को देखता है और बोलता है बहुत तेजी से, मतलब गुस्से में बोलता है, इसको लेके जाओ, ये इससे केरोसिन की महक आती है, केरोसिन की बदबू आती है। तो ये सेंसिटिव इशू बेस्ड स्टोरी है एक। तो वो क्या सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहा है रीडर्स को, मेल सावनिज्म एंड इनफर्टिलिटी। नहीं नहीं, यहाँ पे तो मतलब ऐसा नहीं दिया है ना कि मेल ने ऐसा किया था, ठीक है। तो मेल सावनिज्म तो नहीं हो जाएगा बिकॉज मानक वॉज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट, और मानक फादर वॉज ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व इन दैट, ठीक है। तो ये नहीं होगा। लव एंड बेट्रेयल, अब ऐसा यहाँ पे प्यार व्यार की बात नहीं की गई है कि उसने धोखा दिया, उसने उसको धोखा दिया ना, ठीक है। तो ये भी नहीं, मतलब मेन ऐसा सेंसिटाइज नहीं की गई है यहाँ पे। लैक ऑफ लीगल सेफगार्ड्स फॉर वुमेन, अब यहाँ पे लीगल सेफगार्ड्स की तो बात नहीं की गई है कि जैसे मेंशन ना किया गया हो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है ना, तो बाकी सारी चीजें हैं। तो ये मॉडेस्टी वॉडेस्टी हो गया, तो ये सारी चीजें तो मेंशन नहीं की गई है कुछ, तो ये भी नहीं होगा। इन्फ्लुएंस ऑफ पैट्रियार्कल माइंडसेट, पैट्रियार्कल माइंडसेट का इन्फ्लुएंस है एक, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्या निकलता है कि यहाँ पे क्यों दिया गया है पैट्रियार्कल माइंडसेट, क्यों, क्योंकि ग्रैंड चाइल्ड चाहिए उन्हें, क्योंकि फैमिली नेम को कैरी ऑन करना है। और क्या होता है ना कि इसको एक पैट्रियार्कल माइंडसेट बोला जाता है कि बच्चे होने चाहिए क्योंकि फैमिली नेम को कैरी करना है, मतलब आगे जनरेशन हमें बढ़ाने हैं, ठीक है। तो इसको इसका एक पैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस माना जाता है पैट्रियार्कल माइंडसेट का। तो ये दिस विल बी द करेक्ट आंसर। से मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, द अल्टीमेट एम ऑफ द गवर्नमेंट इज टू नॉट रूल not to rule or control by fear, not to demand obedience, but conversely to free every man from fear. हर इंसान को उसके डर से उसको फ्री करना, आजाद करना, है ना, ये उसका कर्तव्य होना चाहिए गवर्नमेंट का। एंड ही मे लिव इन ऑल पॉसिबल सिक्योरिटी, मतलब जितनी सारी मतलब अवेलेबल हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, वो सिक्योरिटी में रह रहा हो। इन अदर वर्ड्स टू स्ट्रेंथन हिज नेचुरल राइट, उसकी जो नेचर द्वारा दी गई है राइट्स है ना, तो वो उसको और मजबूत करने में, एंड विदाउट इंजरिंग टू हिमसेल्फ और हिमसेल्फ, और इंश्योर करने में कि वो खुद को बिना हार्म करे या दूसरों को बिना हार्म करे, ऐसे काम करे, ठीक है। तो इट शुड, द ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट टू चेंज मैन फ्रॉम रैशनल बीइंग टू बीस्ट और पपेस्ट। गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि वो कोर्स करेक्शन करते रहे कि मैन को या तो बीस्ट बना दे या अपने पुतला बना दे, बीस्ट इन द सेंस पूरा मतलब ताकतवर, है ना। इट शुड इनेबल टू डेवलप देयर ओन माइंड्स, डेवलप करना है उनके खुद को, माइंड को इनेबल करने के लिए सिक्योरिटी में, बॉडीज को सिक्योरिटी में, एंड एम्प्लॉय देयर रीजन अनसेक्योर्ड, बिना डरे, बिना है ना, बिना कुछ डरे या किसी दबाव के उनको अपने माइंड्स को डेवलप करना है। तो इसका लॉजिकल एंड रेशनल इन्फरेंस पूछा है। मोस्ट पे ध्यान देना हो सकता है सारे के सारे हो, पर इसमें मोस्ट क्या है। द ट्रू एम ऑफ गवर्नमेंट इज टू सिक्योर सिटीजन फ्रॉम देयर सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम तो दिया है, यहाँ पे दिया था टू फ्री एवरी मैन फ्रॉम फियर, to may live in all possible security, to strengthen his natural right। natural right में क्या हो गया, social and political freedom without injuring to himself, है ना, develop their own minds। तो ये सारी जो reasons है वो इसको मतलब इन्फर करती हैं कि सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम में जी सके, है ना, फ्री फ्रॉम फियर, एवरी फियर, ठीक है,
ऑल पॉसिबल सिक्योरिटी, तो यही है। अब दूसरा जो ऑप्शन था कि प्राइमरी कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट सोशल, एब्सोल्यूट की बात नहीं की गई है, रीजनेबल की बात की गई है, ठीक है। ऑल पॉसिबल यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। द बेस्ट गवर्नमेंट इज द वन दैट अलाउज द सिटीजन टू एंजॉय एब्सोल्यूट लिबर्टी। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट देखो, यहाँ पे विदाउट इंजरिंग टू हिमसेल्फ और अदर्स, यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं होगा, ये इससे ही इन्फर करता है कि ये भी मतलब क्वालिफाइड है, ठीक है। द बेस्ट गवर्नमेंट इज द वन दैट प्रोवाइड एब्सोल्यूट फिजिकल, अब यहाँ पे भी एब्सोल्यूट है, ऑल पॉसिबल सिक्योरिटी दिया है, तो ये भी यही हो गया। यानी कि ये जो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट है ना, यही सारे आंसर्स को गलत करके गया है, ऑप्शंस को, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आवर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर अंडर स्टाफ्ड, ये भी म्यूनिसिपालिटी के बारे में पूरा पैसेज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया है मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल एजम्पशन पूछा है, मतलब क्या मान सकते हैं पैसेज को पढ़ने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं पैसेज को। अवर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर अंडर स्टाफ्ड, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में लोग कम है, कर्मचारियों की कमी है। इशू ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ द स्पीड पोजीशन इवन हायर, इवन ग्रेटर चैलेंज, मतलब जो है भी उनके या तो स्किल्स नहीं है, उनकी कॉम्पिटेंसी टेंसेस नहीं है ना, वो मतलब स्किल्ड नहीं है उसमें, वो कर नहीं पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। कुछ काम दिया गया तो वो स्किल्स इन द सेंस वो काम को कर पा नहीं सकती, और कॉम्पिटेंसी मतलब वो 10 घंटे में यदि काम को करना है तो वो 20 घंटे में 25 घंटे में करेंगे, या फिर कर ही नहीं पाएंगे, उसमें लॉस कर देंगे कुछ ना कुछ। तो अर्बन सर्विस डिलीवरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर कॉम्प्लेक्स टू प्लान एंड एग्जीक्यूट, दे रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन चाहिए, टेक्नोक्रेट चाहिए, प्रोफेशनलिज्म, मतलब ऐसा ना हो कि वहां पे जाके है ना कुछ खा रहे पी रहे ऐसे। प्रोफेशनलिज्म मतलब सिर्फ काम के प्रति अपना मतलब करना चाहिए। द करंट फ्रेमवर्क विद इन विच म्यूनिसिपल employees including senior management are recruited does not adequately factor in the technical and managerial competencies required, जो competencies चाहिए वो रिक्रूटमेंट के दौरान उसको मतलब फैक्टर नहीं किया जाता, मतलब उसको उन पे उनको जज नहीं किया जाता, इवेलुएट नहीं किया जाता। कैडर एंड रिक्रूटमेंट रूल्स ओनली स्पेसिफाई द बेयर मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, जो बेयर मिनिमम चाहिए जैसे ग्रेजुएट हो गया, 12th हो गया है ना, पीएचडी हो गया, मास्टर्स हो गया, ये बेयर मिनिमम ही बताता है, कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं बताता कि अच्छा इनको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इनको 35 वर्ड पर मिनट है ना, या फिर इनको ये ड्राइंग बनानी आनी चाहिए, या फिर इनको सर्वे करना आना चाहिए, ये सब नहीं दिया है इसमें कि। और रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस में नहीं दिया है कि आपने सपोज किसी एनजीओ के साथ काम करा था है ना, सीवेज में या फिर एनजीओज में, या फिर स्ट्रीट लाइटिंग में, या फिर पॉलिटी को स्ट्रेंथन करने में, ये ऐसा कुछ नहीं दिया है। दिस इज द केस विद मोस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सबसे ज्यादा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखा गया है। दे आल्सो सफर फॉर वीक ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, अब ऑर्गेनाइजेशन ही वीक है इनका, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक इनका स्ट्रक्चर ही अच्छा से नहीं हुआ कि अच्छा मतलब 10 कर्मचारियों के एक सुपरवाइजर रहेंगे, एक सुपरवाइजर के ऊपर दूसरा मैनेजर, 3 सुपरवाइजर के ऊपर एक मैनेजर रहेगा, ऐसे 3 मैनेजर के ऊपर एक वाइस मैनेजर रहेगा, एक वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, उसके ऊपर प्रेसिडेंट रहेगा, मतलब मेयर रहेगा, या फिर कमिश्नर रहेगा, असिस्टेंट कमिश्नर रहेगा, है ना, ये सारी दी गई हैं, तो वो वीक है। तो ये पाएंगे कि टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग अर्बन सर्विसेज इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन व्हिच रिक्वायर्स द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज ऑल ओवर द कंट्री। अब ये दिया है कि वीकनेस है उसमें, ऑल ओवर द कंट्री नहीं दिया है ऑलरेडी, है ना, ऑल ओवर द कंट्री म्यूनिसिपालिटीज है, म्यूनिसिपल बॉडीज नहीं है तो कोई अदर फॉर्म की बॉडीज है, मतलब है, या फिर नहीं भी, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता वैसे। तो ये गलत जवाब हो गया। Our cities can provide better quality if our government local bodies have a adequate staff, ये देखो अंडर स्टाफ्ड है तो एडिक्वेट स्टाफ विद रिक्वायर्ड स्किल्स, ये देखो इसकी इशू ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस, है ना, एंड कॉम्पिटेंसेस, तो यही तो दिया था भी। अब यदि हम इसको पूरा नहीं भी पढ़ते ऐसे पूरा, तो भी हमें ये जवाब मिल गया, इसलिए बोलता हूँ पहले पहले ऑप्शन पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो ये सही जवाब हो गया हमारा बी वाला, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पैसेज 5 फ्लेमिंगोज, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी, लॉजिकल क्या है इसमें, फ्लेमिंगोज तो है लार्ज फ्लॉक्स में चलती हैं वाइल्ड में, सोशल एंड एक्सट्रीमली लॉयल, दे परफॉर्म ग्रुप मीटिंग डांसेस, वो साथ में मतलब ग्रुप में डांस करती हैं फॉर रिप्रोडक्शन एंड अदर पर्पसेस, ठीक है। मतलब पर्पसेस इन द सेंस वो उसके सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर है ना। तो पेरेंट्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ देयर चिक्स, चिक्स मतलब बच्चे हो गए, है ना, बच्चे बच्चियां जो भी है मतलब उनके। तो पेरेंट्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ देयर चाइल्ड, गैदरिंग देम इनटू क्रेचेस, वो क्रेचेस मतलब जहाँ पे इनको पालना मतलब होता है ना कि जहाँ पे इन्हें सेफली रखा जाता है, तो वहां पे वो उनको प्रोटेक्शन में रखते हैं। जब बोथ मेल्स एंड फीमेल्स फ्लाई ऑफ टू सर्च फॉर फूड, जो दोनों है मेल है फीमेल है, वो दोनों दोनों उड़ जाते हैं
फूड के सर्च में। तो ये क्या दिया है कि मास नेस्टिंग इन स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इज एसेंशियल टू इंश्योर कंप्लीट सर्वाइवल। ऑल यहाँ पे देखो ऑल नहीं है, ठीक है। सर्वाइवल एसेंशियल है, ऑल स्पीसीज में नहीं, ठीक है। तो ये दिया है ओनली बर्ड्स हैव द कैपेसिटी टू डेवलप सोशल बिहेवियर। नहीं नहीं, इंसानों में भी है ना, जानवरों में भी है ना, मछलियों में भी होगा, एम्फीबियंस में भी होगा, तो सिर्फ बर्ड्स में तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। सोशल बिहेवियर इन सम स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इंक्रीजेस द ऑड्स ऑफ सर्वाइवल इन अनसेफ वर्ल्ड। अब ये तो है कि सोशल बिहेवियर जो है, ठीक है, बर्ड्स में वो सर्वाइवल मतलब इंक्रीज कर देता है, ठीक है, ऑड्स ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज करता है। तो ये हमारा सही जवाब हो गया। ओके, तो सी विल बी द राइट आंसर। ऑल स्पीसीज वाला तो गलत हो गया ना, ऑल स्पीसीज ऑफ बर्ड सेट ऑफ क्राइसिस यहाँ पे बस दिया है, यहाँ पे बस फ्लेमिंगोस की बात करी गई है, तो इसके लिए ऑल स्पीसीज कहाँ से आया, तो ये सी वाला ही हमारा सही जवाब हो गया। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट, वास्ट नंबर ऑफ इंडियन सिटीजन्स विदाउट बैंक्स। अब यहाँ पे मोस्ट लॉजिकली भी, रैशनली भी और क्रूशियल भी हमें तीनों पैरामीटर्स पे देखने हैं। तो मनरेगा शुड बी एक्सटेंडेड ओनली टू दोज हु हैव बैंक अकाउंट। अब देखो यहाँ पे कि इट वाज ऑब्जर्व दैट विलेज नीडर्स नीड टू मेडिटेट द प्रोसेस, पेपर बेस्ड सिस्टम में था, ठीक है। तो फंक्शनली इलिटरेट है, लिटिल एक्सपीरियंस विद टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो पेपर बेस्ड सिस्टम ऑफ पेमेंट्स इज मोर एफिशिएंट देन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। नहीं नहीं, यहाँ पे विलेज लीडर मेडिटेट करता था ना, तो क्या पता वो अपना कट लेके जाता हो, तो एफिशिएंट तो नहीं हो गया, है ना। द गोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेज पेमेंट्स वाज नॉट टू एलिमिनेट मीडिएशन बाय द विलेज लीडर्स। प्रिसाइसली यही था, है ना, तो यही तो था, ठीक है। ये नहीं होगा, मतलब यही तो रीजन था कि इनको एलिमिनेट करना था। विलेज लीडर मेडिटेट करके अपना कट ले रहे थे, इसके लिए मेडिटेट करना था, एलिमिनेट करना था। तो यहाँ पे जो मनरेगा वाला ना, ओनली टू दोज हुआ बैंक अकाउंट। अब देखो यहाँ पे कि ओवर थर्ड रिपोर्टेड मनरेगाज वेजेस इन कैश डायरेक्टली फ्रॉम विलेज लीडर। अभी भी वन थर्ड जो है वो अपने विलेज लीडर से ही पाते हैं। तो यार इनको क्या आप मनरेगा से ही निकाल रहे हो सिस्टम से? यदि सिर्फ बैंक वालों को ही लेके जाओगे तो आप इनको सिस्टम से बाहर कर रहे हो मनरेगा वाले में, तो ये तो एक्ट के अगेंस्ट ही हो गया। तो ये हमारा, ये भी मतलब गलत हो गया, है ना। ओनली यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। हम इसको मतलब एक तरीके से ना जागृत कर सकते हैं लोगों को कि पीपल शुड ओपन द बैंक अकाउंट्स, हमें हेल्प करनी चाहिए लोगों को, है ना। खैर अब तो मतलब अलग सीन है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसका ऑप्शन आंसर डी ही होगा। इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल लिटरेसी टू रूरल पुअर। क्यों? क्योंकि ये देखो फंक्शनली इलिटरेट है, पहले लाइन में ही बता दिया गया था, ठीक है। फाइनेंशियली भी और फंक्शनली भी, तो उनको टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज नहीं है। तो हमें यही मतलब करना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी करना है, फंक्शनली लिटरेसी नहीं है तो भी फाइनेंशियल लिटरेसी बनाना है, एक्सपीरियंस कराना है। तो सी विल बी द, डी विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड लीडर्स हु प्रमोट ह्यूमन डेवलपमेंट। हमें यहाँ पे दिया है कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल टू इंश्योर रिडक्शन इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। अब ये दिया है ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी ऑप्शंस एडवांस हेल्थ, है ना, अनबैलेंस एम्फेसिस, निगेटिव एडवर्स चाइना। ये जो हमने ऐड किया था कि इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं नहीं दिया है कि हायर इकोनॉमी जरूरी है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट ग्रोथ का और इसका मतलब कुछ लेना देना वैसा होता नहीं है मोस्टली, ठीक है। हमें वो उसको करना है, ठीक है, इनकम डिस्पैरिटी को कम करने के लिए। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज समटाइम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो यहाँ पे ये दिया है कि एक्सक्लूसिवली ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो पहला वाला ऑप्शन भी था उसका ये ऑप्शन है, आंसर है कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल टू इंश्योर। नहीं नहीं, एक्सक्लूसिवली ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लमेटिक है, मतलब हाई सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे हमने फोकस करा था, तो ये गलत जवाब हो गया। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज समटाइम्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यही तो है। ग्रोथ इज ऑफन एसोसिएटेड विद निगेटिव इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, निगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब हो गया, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर 27वां, ये 28वां था एक्चुअली, ये लास्ट में करना चाहिए था। विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन डेवलपिंग कंट्रीज ए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ओनली नहीं है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट तो है, बस ओनली नहीं है, ठीक है। सो ये नहीं होगा मतलब, ठीक है। तो वन विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। फोकसिंग
ओनली ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट शुड बी द गोल ऑफ इकोनॉमिक, ये तो है कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो है यदि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करता है तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ये भी नहीं है, तो 1 नहीं है काट दो, और 3 नहीं है तो 3 इसमें भी है तो काट दो, इसको भी काट दो, बचा क्या, यही आंसर। अब इसका ऑप्शन भी है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर ऑल नॉट ऑलवेज पॉजिटिवली इंटर रिलेटेड। ये क्यों? क्योंकि इनका है ना अनबैलेंस्ड एम्फेसिस हो गया ग्रोथ का, वो निगेटिव इन्वायरमेंटल से लिंक्ड होता है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ, वो हमेशा पॉजिटिवली लिंक्ड नहीं होते, ठीक है। ये यहाँ पे दिया था कि नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, तो बैलेंस अप्रोच निकालना है, तो इसके लिए ये वाला सही सी जवाब सही हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इफ ए रन्स फास्टर देन बी, ए रन्स फास्टर देन बी, अरे ए रन्स लेस फास्ट देन बी, तो ए रन्स लेस फास्ट देन बी। फिर बी रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन बी, सी। तो यानी कि ये बी इससे तेज भी नहीं भागता, धीरे भी नहीं भागता, तो तेज धीरे नहीं भागता तो इक्वल टू, तो बी इक्वल टू सी। तो ये क्या बोलता है कि देन एज कंपेयर टू सी, ए सी कैसे भागता है, तो अब ए इज लेसर देन बी, ठीक है। तो ए शुड बी लेसर देन सी ऑल्सो, क्योंकि बी इक्वल टू सी, तो ए शुड बी लेसर देन सी ऑल्सो, तो सी तेज भागेगा, है ना, ए से, तो ये सही जवाब हो गया हमारा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इच ऑफ ए बी सी डी, सबके पास 100 रुपए है, ठीक है। तो 4 लोग हैं, 4 के पास 100 रुपए सपोज दे दिया, पॉकेट मनी मिली है सबको, बच्चों को घर से, पेरेंट्स से, ठीक है, मान लो ऐसा। तो 100 रुपए पेरेंट्स ने दिया, और ए ने क्या किया कि 20 रुपए दे दिया बी को, अपना छोटे भाई को 20 रुपए मानो कि कमीशन दे दिया, अरे पॉकेट मनी दे दिया कि भाई मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, अपना मतलब काम करते रही हो, ये 20 रुपए मतलब, ठीक है, मान लो ऐसा। तो ए 100 रुपए था उसके पास, तो 20 रुपए दे दिया उसने, तो अब उसके पास कितना बचा, 80, क्योंकि 100 था, 20 दे दिया, 80 बचा। तो फिर बी हु पेज 10 टू सी, बी के पास 100 है, ठीक है, उसको 20 रुपए मिले ए से, तो उसके पास 120 हो गए, लेकिन 10 रुपए वो सी को भी दे दिया, तो इसके पास 110 बच गए, ठीक है। 100 प्लस 20 माइनस 10, 110। अब ये दिया कि सी जो है, सी के पास कितने बचेंगे, तो सी विल बी हैविंग 100 प्लस 10 प्लस 30, क्यों, 100 प्लस 10, 10 जो है वो सी से बी से मिला है, ठीक है। तो सी को 30 रुपए मिला है डी से भी, ठीक है। तो डी भी मानो बड़ा भाई है, तो डी भी सी को दे दिया, सी से बड़ा है, तो ऐसे मान लो, मतलब क्वेश्चन में वैसे पूछा नहीं। तो डी से 30 रुपए ले लिया, तो इसको कितना बचा, बी से 10 रुपए मिले, डी से 30 रुपए मिले, तो 140 हो गया, 100 प्लस 10 प्लस 30 इक्वल टू 140। अब डी के पास कितने बचे, डी ने सिर्फ सी को ही 30 रुपए दिए थे, तो डी के पास 100 माइनस 30 70 बचे। अब ये पूछा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सी इज द रिचेस्ट, ऑफ कोर्स है, इसके पास 140 है, सी है 110 है, 70 है, तो सी विल बी द रिचेस्ट। डी इज द पुअरेस्ट, डी के पास 70 है, पुअरेस्ट है, सही। उसके बाद ए आता है, तो डी विल बी द ऑल्सो, मतलब सही है, आंसर के हिसाब से नहीं, मतलब स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सी हैज मोर देन व्हाट ए एंड बी हैव टुगेदर, सी के पास 140 है, अब ये बोला है डी, ए और डी के पास जितने हैं उससे ज्यादा, 80 प्लस 70, अब ये 150 होता है 150, लेकिन इसके पास 140 है, तो इससे कम है ना, तो हैज लेस देन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पूछा है नॉट करेक्ट, तो सी विल बी द राइट आंसर। बी इज रिचर देन डी, ऑफ कोर्स बी के पास 110 है, डी के पास 70 है, तो ये हो गया। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इन अ टाउन, एक टाउन है उसमें 45% लोग हैं जो पॉपुलेशन वो ए पढ़ते हैं, मैगजीन ए पढ़ते हैं, 55% बी पढ़ते हैं, 40% सी पढ़ते हैं, 30% ए और बी दोनों पढ़ते हैं, 15% बी और सी दोनों पढ़ते हैं, और 25% ए और सी पढ़ते हैं, 10% जो लोग हैं सारे के सारे पढ़ते हैं। अब ये बोला है कि इसमें से कौन सा, कितने परसेंट लोग हैं जो कोई मैगजीन नहीं पढ़ता, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो मतलब पता करना हो ना कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना, कि मतलब कोई भी ना पढ़ता हो, तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको 100 माइनस कर देंगे ए बी सी से, प्लस ए यूनियन बी से, प्लस बी यूनियन सी से, प्लस ए यूनियन सी से, प्लस ए यूनियन बी यूनियन सी के एडिशन से, ठीक है। सो मतलब ये तो ऐसे हो गया, मतलब ये मैथमेटिकल एक फॉर्मूला है, आप उसको ध्यान रख सकते हैं कि टोटल जो है ना कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ना ए पे पढ़ता है, ना बी पे पढ़ता है, ना सी पे पढ़ता है, तो वो क्या होगा कि 100 माइनस जो ए पढ़ते हैं मैगजीन, जो बी पढ़ते हैं मैगजीन, प्लस जो सी पढ़ते हैं मैगजीन, माइनस करना है द होल, एक ब्रैकेट बड़ा सा लेंगे, उसमें लिखेंगे
ए यूनियन बी यानी कि ए बी दोनों पढ़ते हैं, प्लस बी दो सी दोनों पढ़ते हैं, प्लस सी और ए दोनों पढ़ते हैं, प्लस ए बी सी जो तीनों पढ़ते हैं, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देंगे और उसको 100 माइनस कर देंगे। ठीक है, एबीसी को हमने किया, उसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये क्या होगा 45, हमें पता है 45% ए, 55% बी, सी जो है वो 40% है, 40% रेट सी। तो इसको ऐड करेंगे तो 140 आता है। अब इसमें से माइनस करना है हमें किसको, इसको 30 प्लस 15 प्लस 25 को। ठीक है, 13 प्लस 15 कितना होता है 45, 45 प्लस 25, 45 प्लस 5 50, 50 प्लस 20 70। तो माइनस कर देंगे 70 को। अब ए यूनियन बी यूनियन सी को प्लस कर देंगे इसमें। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप इसको एक बार नोट कर लो बार बार। वैसे तो अब आजकल नहीं आते वैसे। तो ये हो गया, पर आ भी जाएंगे। तो 100 माइनस ये, इसका एडिशन 140 होता है, इसका 70 होता है। तो 140 माइनस 70 करोगे तो 70 आ गया। अब 70 प्लस 10 कर दो, 80 हो जाएगा। तो 100 में से 80 माइनस कर दो तो पता चल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए बी सी तीनों के तीनों ही नहीं पढ़ते जो। ठीक है, तो ये जो 10 था ना, यही वाला 10 यहाँ पे माइनस करा है। और ये जो 30 15 25 है ना, वो ये यहाँ से आया 30, ये 15 और ये 25, जो कि दोनों दोनों मैगजीन पढ़ रहे हैं और ये तीनों पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा 20 हो गया, 20%। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये दिया है कि जो भिंडी है, लेडी फिंगर है, वो कैबेज से टेस्टी है। तो ये देख देंगे, फिंगर, लेडी फिंगर इज टेस्टियर देन कैबेज। ठीक है, कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन लेडीज फिंगर। तो कॉलीफ्लावर जो है वो लेडी फिंगर से टेस्टी है। कैबेज इज नॉट टेस्टियर देन पीस। टेस्टियर नहीं है, अब यहाँ पे तो टेस्टियर नहीं है तो इक्वल तो नहीं होगा, है ना। तो नॉट टेस्टियर, तो कैबेज विल बी लेस टेस्टियर देन पीस। अब इसको हम ऐड कर देंगे, है ना। तो कॉलीफ्लावर इज लेस मोर टेस्टियर देन लेडी फिंगर, एंड लेडी फिंगर इज मोर टेस्टियर देन कैबेज, ये यहाँ पे लिख दिया। एंड कैबेज इज लेस टेस्टियर देन पीस, ये कर दिया। अब इसमें दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट से निकाला जा सकता है सही। पीज आर एज टेस्टी एज लेडी फिंगर, पी इक्वल टू लेडी फिंगर थोड़ी दिया है यहाँ पे। पीज आर एज टेस्टी एज कॉलीफ्लावर एंड लेडीज फिंगर, अगेन यहाँ पे इक्वल इक्वल नहीं दिया है। कैबेज इज लीस्ट टेस्टी ऑफ द 4 वेजिटेबल्स, नहीं कैबेज नहीं, पीज दिया है। तो कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन कैबेज, ऑफ कोर्स कॉलीफ्लावर इज मोर टेस्टियर देन लेडी फिंगर देन कैबेज, ऑफ कोर्स होगा कॉलीफ्लावर इज मोर टेस्टियर देन कैबेज। तो ये हमारा सही जवाब हो गया डी वाला। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, साहिद जो है वो और रोहित जो है वो सपोज ये पोजीशन पे थे। ठीक है, ये इनका इनिशियल पोजीशन था। तो वो स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक ऐसे जाता है ना, और एक ऐसे जाता है। ये सीधी लाइन होगी, ठीक है, इसको टेढ़ी मत मारना, ये थोड़ी, हाँ ये वाली, ठीक है, इसको तो ये ऐसे अपोजिट में जाते हैं। 1 किलोमीटर चलने के बाद ये बार बार टर्न हो जाते हैं। तो ये वाला जो जाता है ना, तो वो लेफ्ट टर्न हो जाता है ना, ऐसे जा रहा है लेफ्ट टर्न हो जाता है। एंड ये वाला जा रहा है तो ऐसे ऐसे जा रहा है तो राइट टर्न हो जाता है। ठीक है, ये वाला राइट टर्न हो जाता है। और बार बार हर 1 किलोमीटर पे ये लोग टर्न होते रहते हैं, मतलब इधर से इधर जाएंगे तो ये 1 किलोमीटर पे टर्न हो गए। फिर यहाँ पे भी 1 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर पे टर्न हो गया, ये भी ऐसे 1 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर पे टर्न हुआ, 1 किलोमीटर पे टर्न हुआ। तो अब वापस 1 किलोमीटर पे टर्न हो जाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे टर्न हो जाएंगे, फिर इनका वापस वैसे भी चलता रहेगा। तो ये क्या दिया है, आफ्टर बोथ हैव ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 किलोमीटर। अब ये 2 किलोमीटर यानी कि ये इधर गया, ठीक है, ये इधर गया और ये इधर गया और ये इधर गया, तो इसमें 4 किलोमीटर दिए। कहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही किलोमीटर आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा गलत। दे मीट आफ्टर ईच हैज ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर, बिल्कुल, ये 1 किलोमीटर जाता है, ये राइट मारता है, 1 किलोमीटर वापस 1 किलोमीटर, तो ये 3 हो गया। ये भी 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर आता है, 1 किलोमीटर इधर, तो 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ये मिल जाएंगे। फिर ये दिया द मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ईच हैज ट्रैवल्ड 4 किलोमीटर, नहीं 3 किलोमीटर था ना, तो ये नहीं होगा। दे गो ऑन विदाउट इवन मीटिंग, क्यों नहीं होगा ना ऐसे, क्योंकि ये बार बार ये राइट राइट मुड़ता है, ये लेफ्ट मुड़ता है, तो ये मिलेंगे ही। अच्छा, अब कोई बोलेगा कि क्या मतलब ये कहा दिया है कि ये लेफ्ट बार बार मुड़ता है, यही लेफ्ट मुड़ता है, ये वाला लेफ्ट क्यों नहीं मुड़ता। तो अब इसको रिवर्स में भी ले सकते थे कि अच्छा यहाँ पे थे, ये ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ से मुड़ जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये यहाँ से जाएंगे और ये राइट हो जाएंगे। तो मतलब दोनों भी ले सकते थे, अपने अपने कंडीशन के बेस पे है, और ऑप्शन यही आएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक 500 मीटर की रेस है, बी जो है वो 45 मीटर
आगे स्टार्ट करता है ए से। ठीक है, तो यानी कि ए यहाँ पे है, सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, 500 मीटर, ये मान लो पूरा 500 मीटर है। ठीक है, और लेकिन बी जो है वो ए से 45 मीटर आगे स्टार्ट करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ स्टार्ट करता है वो, समझो यहाँ से स्टार्ट करता है, ए यहाँ से स्टार्ट करता है, और मानो ये 45 है। ए विंस द रेस वाइल बी इज स्टिल 35 मीटर्स। अब मानो ये फाइनल पॉइंट है, तो ए यहाँ तक पहुंच जाता है लेकिन बी यहीं तक पहुंचता है। ठीक है, यानी कि यही मतलब हम स्पीड मानेंगे ना इसका स्पीड पता करने के लिए कि अच्छा ये बी का स्पीड इतने में होगा एंड ए का स्पीड जो होगा वो ये पूरे में होगा, क्योंकि इसने रेस भी जीता, फाइनल से स्ट्रेट पॉइंट पहुंचा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो ये जो होगा 500 मीटर्स का है, ए का तो 500 रहेगा। ठीक है, लेकिन बी का क्या होगा कि 45 मीटर 500 में से माइनस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा आगे था। अब यहाँ पे बी पीछे है 35 मीटर, तो यहाँ से भी माइनस करेंगे, यानी कि 500 मीटर्स माइनस 45 मीटर्स माइनस 35 मीटर्स। ठीक है, अब इसका क्या होगा, 45 प्लस 35 कितना होता है, मतलब या तो इसको इसको माइनस करोगे तो भी -45 माइनस 35 करोगे तो -80 ही आएगा, है ना। तो 500 माइनस 80 420। अब पूछा है कि इसका मानो सेम टाइम पे इन लोगों ने स्टार्ट करा, तो स्पीड बताओ रेशियो की। अब हमें पता है कि स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, जैसे कि स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मतलब स्पीड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, और इक्वल टू मतलब मान लेंगे सपोज टाइम 1 है क्योंकि यहाँ पे दिया भी था, है ना, कि एज्यूमिंग बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम, तो यानी कि इसको 1 मान लेंगे, तो एस विल बी इक्वल टू टी ना। तो अब हमें तो पता चल गया डिस्टेंस क्या है, तो स्पीड भी मतलब उसी को मानेंगे, है ना, कि उतनी ही स्पीड रहेगी रेशियो की, हमें पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, 500 को अपॉन 420 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए टू बी दिया है, बी टू ए नहीं दिया है। बी टू ए दिया रहता तो हम इसको 420 अपॉन 500 कर रहे होते, तो ये हमारा ऑप्शन आता उल्टा, इसका उल्टा जो हमारा आ रहा है। तो ए टू बी पूछा है तो 500 अपॉन 420 करेंगे, 500 को 0 0 कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसका कॉमन मल्टीपल देखेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 50 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो 25 आएगा 25, एंड 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 21। अब 21 और 25 का कोई है क्या, मतलब ऐसे कि जो कि कॉमन मल्टीपल फैक्टर हो ऐसा सीएमएफ, तो नहीं है ऐसा। ठीक है, 2 से करे, 3 से करे, 5 से करे, टी से 3 से 2 से तो दोनों डिवाइड नहीं होंगे, 3 से 21 होगा पर 25 नहीं होगा, फिर 4 से नहीं होगा दोनों, 5 से होगा 25 पर 21 नहीं होगा, तो ऐसे करके हमें मिलेंगे नहीं। 7 से 21 डिवाइड होगा पर 25 डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको वहीं पे रहने देंगे, और ये हमारा ऑप्शन में भी दिया हुआ है 25:21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, 35 टू इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप और रिस्पेक्टिवली 1/3 एंड 1/4 फुल ऑफ मिल्क। 2 ग्लास हैं, उसमें 1/3 और 1/4 मिल्क भरा गया है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक में 1/3, एक में 1/4। ठीक है, 1/3 1/4। तो दे आर देन फिल्ड अप विथ वाटर एंड कंटेंट्स आर मिक्सड इन अ पॉट। देखो पहले ग्लास को भरा जाता है, सपोज ये ग्लास रहा ना, ये दोनों ग्लास है, तो इसमें ये 1/3 मानो भरा गया है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक भरा गया है और ये सिर्फ यहीं तक भरा गया है 1/4। ठीक है, तो अब ये है कि बाकी जो है ना ये पानी भर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें पानी, ये इसमें पानी, तो रिमेनिंग क्या हो गया, 1/3 का रिमेनिंग कितना पानी आ रहा है, 2/3, है ना। 1 - 1/3 करेंगे तो 2/3 ही आएगा, और 1 - 1/4 करेंगे तो 3/4 आएगा, यानी कि 1/3 जब मिल्क भरा जाता है तो 2/3 पानी है, और 1/4 मिल्क है तो 3/4 पानी है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क कितना हुआ, 1/3 प्लस 1/4। अब इसका 1/3 और 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12, ये वो एलसीएम निकालेंगे, 3 फिर 4, 4 को 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लेके आएंगे, है ना, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे, फिर वापस 3 बचेगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 2 × 2 × 3 4 × 3 12। तो 4 इसको क्या करेंगे कि 3 को 4 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 × 1 4, फिर 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो ऊपर 3, तो 4 + 3 7/12, 7/12, ये तो मिल्क हो गया टोटल। फिर पानी कितना है, पानी हमने पता किया था ना 2/3 और 3/4 है, तो 2 3 और 3 4 अगेन 12 हमने एलसीएम पाया था, तो इसको भी वैसे ही डिवाइड कर देंगे, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 × 2 तो ये हो जाएगा 8,
एंड यहाँ पे 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 × 3 9, तो 9 हो जाएगा। 9/12 प्लस 8/12, ये डिनोमिनेटर बराबर हो गए तो ऐड कर सकते हैं, तो 17/12। अब बोल रहा है कि रेशियो ऑफ मिल्क पूछा है वाटर में, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर पूछा है। तो मिल्क एंड वाटर का क्या करेंगे कि 7/12 करेंगे, ये मिल्क का हो गया, अपॉन वाटर हो गया, तो 7/12 कर देंगे, अपॉन 17/12 कर देंगे। इसका क्या होगा कि जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे ना, क्योंकि कहाँ तक लेके जाएंगे कि 7 है ना 12, फिर यहाँ पे 17 तो या तो ये यहीं पे आप कैंसिल कर दो, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे दूसरे पे आ रहा है, या फिर इसको लेके जाओ 7 इसको लेके जाओगे ऊपर, तो ये 12 ऊपर हो जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, तो 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/17 हो जाएगा। तो 7/17 कहीं दिया है, ए में ही दिया है, तो ये हमारा सही जवाब हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लाइक आउट ऑफ 130, जो 36 वाला क्वेश्चन है उसमें दिया है कि 130 लोग हैं, उसमें से 62 इंग्लिश में फेल होते हैं, 52 मैथ्स में फेल होते हैं, 24 दोनों में फेल हो जाते हैं। तो फाइनली कितने पास होते हैं? अब ये देखो कि इंग्लिश जो फेल होते हैं वो ई से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मान लेते हैं, मैथ्स वाले एम से, और दोनों फेल जो होते हैं ई यूनियन बी, यानी कि ई में भी फेल हो जाते हैं, मैथ्स में भी फेल हो जाते हैं, ई यूनियन बी। तो क्या होगा कि जैसे है कि एक्सक्लूजन पता करना हो ना, तो टोटल माइनस जो दोनों कर रहे हैं ना, एक कर रहा है फिर दोनों में फेल हो रहे हैं, फिर माइनस कर दो किससे, जो कि दोनों ही कर रहे हैं, ठीक है। तो 130 प्लस माइनस 114 क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 62 एंड 52, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं एक्चुअली, 52 और 62 जो है ना, 2 2 4 एंड 6 5 11, तो 114 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 114 इस वजह से, -24 क्यों? क्योंकि 24 दोनों में ही फेल हुए थे, ठीक है, तो 24 हो गया। ये वाला जो है ना, ये जो अपन बनाते हैं ये वाला, तो मान लो ये सर्कल बन भी नहीं पा रहा अच्छे से, ठीक है, मान लो ऐसे, तो ये ई मान लो, ठीक है, ये एम मान लो, और ये जो दोनों है ना, ये यहाँ पे 24 है, तो इसको माइनस तो करोगे ना यार, ये जो जितने हुए, ये जो जितने हुए, इसमें ये भी तो है ना बीच वाले, तो इसको माइनस तो करोगे, तो इसके लिए 114 माइनस 24 किया तो 90 आता है। टोटल मैंने सब माइनस करेंगे तो 130 माइनस 90, ये इतने फेल हुए थे 90, है ना, किसी ना किसी सब्जेक्ट में या दोनों में, तो 40 हो गया आंसर यहाँ पे, 130 माइनस 90 40, तो ये हमारा सही जवाब हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ये दिया है कि एक ग्रुप है, उसमें 6 लोग तमिल बोल सकते हैं, अच्छा ठीक है, 6 लोग तमिल बोल सकते हैं, हिंदी 15 लोग बोल सकते हैं, 15 लोग हिंदी बोल सकते हैं, गुजराती 6 लोग बोल सकते हैं, तो कोई भी और बंदा नहीं बोल सकता कोई और लैंग्वेज, ठीक है। 2% जो है ना वो 2 लैंग्वेज ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2%, अभी यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी पर्सन आर देयर, तो 2% 2 लैंग्वेज बोल सकते हैं, है ना, तो और सो दो, बट उसको माइनस कर देना चाहिए, इसमें से इसको ऐड करना चाहिए, ठीक है, और उसमें से 2 माइनस करने चाहिए, क्यों? क्योंकि 2 लोग हैं, 2 लैंग्वेज बोल रहे हैं, यानी कि 4 लैंग्वेज बोल रहे हैं, पर लोग 2 ही हैं, तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 लोगों को माइनस करना है, ठीक है, सो 2 विल बी सब्ट्रैक्टेड, एक हमने मान लिया, तो 6 + 15 + 6 -2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि 1 पर्सन कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस, एक बंदा है वो 3 लैंग्वेज बोल रहा है, बंदा एक ही है, बोल रहा है 3 लैंग्वेज, ठीक है, तो पर्सन फाइंड करना है ना, तो एक ही बंदा है 3 लैंग्वेज बोल रहा है, तो 2 लैंग्वेज को हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे भी -2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 15 हिंदी बोलने वाले, 6 गुजराती बोलने वाले, 2 लोग 2 और लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब 2 लोग 2 लैंग्वेज बोलते हैं, तो 4 लैंग्वेज हो गई ना, पर लोग 2 ही हैं, तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, तो 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे 3 बोलता है एक ही पर्सन, तो यहाँ पे 2 और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 6 + 15 + 6 कर देंगे, 27 आता है, ठीक है। 15 + 6 21, 21 + 6 27, 27 -2 -2 -4, तो 27 -4 विल बी 23, तो ये हमारा सही जवाब हो गया, ठीक है। फिर बचा एक पार्किंग एरिया है, उसमें जो कार्स हैं वो 4 व्हीलर्स हैं, ऑफ कोर्स 4 व्हीलर्स ही होती है, तो टोटल नंबर जो कार जो हैं वो, और स्कूटर मोटर बाइक हैं वो 100 ज़्यादा है, जो टोटल गाड़ियां पार्क की गई हैं उनसे, उनके डबल से, ठीक है, तो टोटल कितनी कार्स पार्क की गई हैं?
मान लेते हैं कार जो है वो एक्स है एंड नंबर ऑफ टू व्हीलर्स भी वाई। ठीक है, जो दो पहिया दो चकिया वाहन है, मोटर बाइक्स हैं, है ना, उनकी संख्या मान लेते हैं वाई है, एंड जो कार्स है उनकी संख्या मान लेते हैं एक्स है। तो फोर व्हीलर्स है ना, तो यहाँ पे टायर का गिनेंगे, है ना, तो फोर एक्स गिनेंगे, है ना, नंबर जितने भी है उसमें चार चार चक्के होंगे ना, यही तो दिया है कि इससे ही फाइंड कर पाएंगे हम। तो फोर इंटू एक्स कर देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है ना वो कार्स है, कार्स में फोर व्हीलर्स दिया है, यहाँ पे दिया भी है फोर व्हीलर्स, तो इसके लिए फोर एक्स। अब यहाँ पे टू व्हीलर्स वाई है, तो टू इंटू वाई कर देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू व्हीलर्स वाई है, टू व्हीलर्स, और हमने व्हीलर्स टू व्हीलर्स को वाई माना है, तो टू वाई। अब यहाँ पे दिया है कि टोटल नंबर ऑफ कार्स जो है ना, टू, यहाँ पे दिया था कि टोटल लेट द नंबर ऑफ कार्स भी एक्स एंड वाई, तो एक्स प्लस वाई का जो डबल है ना उससे 100 ज्यादा है, तो इसमें हम कर देंगे टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 100। पता चल गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फोर एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस टू वाई एंड प्लस 100, 100 क्योंकि अलग ही है, ठीक है, 100 इसमें ब्रैकेट में नहीं आता, प्लस एक्स्ट्रा है, तो क्या होगा, फोर एक्स प्लस टू वाई प्लस टू एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस टू वाई प्लस 100। ये क्या होगा कि टू वाई कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, टू एक्स विल बी कैंसिल। ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में भी कर देते हैं, यहाँ पे एडिशन में भी कर देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू वाई माइनस टू वाई यदि हम इसको लेके भी आए तो भी ये जीरो वाई हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो वैसे ही उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे टू एक्स को इधर लेके आएंगे, फोर एक्स माइनस टू एक्स विच विल इक्वल टू टू एक्स। अब ये हो गया 100, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 था पहले से, एक्स विल बी इक्वल टू 100 अपॉन टू विच विल बी इक्वल टू 50, सो 50 विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये दिया है कि मैंग्रोव जो है वो टन्स ऑफ लीव्स, है ना, टन्स बोलते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे वो क्विंटल 10 क्विंटल का नहीं दिया है, यहाँ पे टन्स मतलब होते हैं, एक इडियम फ्रेज वगैरह होता है, उसमें टन्स ऑफ लीव्स का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, पर एकड़ एवरी ईयर। फंगाई एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन दिस लीफ लिटर एंड कंज्यूम इट। फंगाई और बैक्टीरिया जो है उसको तोड़ देते हैं मतलब लिटरली ऐसे फाड़ वगैरह नहीं देते, तोड़ना इन द सेंस उसको अपने फूड के तरह लेते हैं, ठीक है, दे कंज्यूम इट एंड देन दे आर कंज्यूम्ड बाय टाइनी वर्म्स, ऑफ कोर्स लॉ ऑफ नेचर, प्राइमरी इज सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शियरी ऐसे होता है, तो वो टाइनी वर्म्स हो जाते हैं क्रुस्टासेंस एंड वर्म्स से, तो जो कि स्मॉल फिश फीड का खाना बन जाती है, स्मॉल फिशेस का, तो जो कि लार्ज फिश का खाना बनती है क्रोकोडाइल्स का। इससे क्या लॉजिक निकलता है, कोस्टल एरियाज कैन नॉट हैव फूड चेन्स विदाउट मैंग्रोव्स। अब देखो यहाँ पे कोस्टल एरियाज दी नहीं गई है, अब आप जीएस का यहाँ पे नॉलेज लगाने लोगे तो अलग बात है, पर सी सेट में जीएस का नॉलेज नहीं लगाना चाहिए, तो कोस्टल नॉलेज, कोस्टल एरियाज नहीं दी गई है यहाँ पे, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, यहाँ पे लिखा भी है नो सच इन्फो इज गिवन। मैंग्रोव्स आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल मरीन इकोसिस्टम्स, बाकी सारे मरीन इकोसिस्टम्स का बताया ही नहीं है यहाँ पे, है ना, कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। मरीन मैंग्रोव्स हैव अ क्रूशियल रोल इन सम ऑफ द कोस्टल फूड चेन्स, फूड चेन्स की तो बात है कि फंगाई एंड बैक्टीरिया जो है वो इसको कंज्यूम करते हैं, ये कंज्यूम, इनको कंज्यूम टेनिवर्म्स एंड क्रुस्टासेंस कर देते हैं, फिर इनको कंज्यूम स्मॉल फिश कर देती है, इनको लार्ज फिश कंज्यूम करती हैं, बर्ड्स और क्रोकोडाइल्स करते हैं, तो यानी कि ये फूड चेन ही बना जा रहा है ना, एक इसको कंज्यूम कर रही है, दूसरा इसको कंज्यूम कर रही है, तीसरा इसको कंज्यूम कर रही है, चौथा इसको, फिर ये वाली इसको, यानी कि ये इसको कंज्यूम कर रही है, 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 तो ये फूड चेन ही हो गया ना, एक से दूसरे को कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो ये इनका मैंग्रोव्स का क्रुशियल रोल हो जाता है यहाँ पे, तो ये एक सही जवाब हो गया। अब ये दिया है फोर्थ वाला कि ये तो ऑप्शन मिल गया हमारा, फिर भी हम एलिमिनेशन से भी जाए कि कंपोजिशन ऑफ मरीन फ्लोरा एंड फौना इज लार्ज डिटरमाइंड बाय मैंग्रोव्स, तो कंज्यूम तो हो सकता है ना, पर ये माइनर एंड मेजर कंपोनेंट भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है कि कितने परसेंटेज या फिर कितना, मतलब कोई कंपेरिजन नहीं दिया गया है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर बाय लिबर्टी द eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best slaves। लिबर्टी का मतलब होता है कि मैं उस एटमोसफियर में मानता हूँ, आई मीन दैट eager मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमोसफियर, मानता हूँ उसको मेंटेन करने के लिए कि मैन जो है उनके पास अपॉर्चुनिटी रहे, उनके पास ऐसी मतलब अपॉर्चुनिटी रहे कि वो अपने ही खुद के सेल्स बन पाए। सेल्स मतलब वो अपना खुद का ओरिजिनलिटी बाहर लेके आ पाए, ओरिजिनल तरीके से रह पाए, ओरिजिनल तरीके से खा पी पाए, जी पाए, है ना, और ओरिजिनल तरीके से उनके थॉट्स ऑर्गेनिक वे में आए, तो इसका व्यू इम्प्लाइड क्या है, लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट और ह्यूमन एक्शन, ऐसा नहीं है इसमें, लिबर्टी का मतलब रिस्ट्रेंट नहीं होता, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऐसा, मतलब जीएस का नॉलेज अगेन डोंट अप्लाई देयर, तो लिबर्टी इज व्हाट लॉ परमिट्स पीपल टू परफॉर्म, यहाँ पर लॉ वो कुछ बात नहीं करी गई है,
तो ये भी नहीं होगा। लिबर्टी इज द एबिलिटी टू डू व्हाट वन डिजायर्स। अब वन डिजायर्स का क्या मतलब, अपना खुद का सेल्स निकालने को बाहर बोला है, कुछ भी करने को नहीं बोला है, ठीक है, कुछ भी करने को मतलब एम्पावर होने को नहीं बोला है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। लिबर्टी इज द मेंटेनेंस ऑफ कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, यही तो है। जब हम टू द बेस्ट सेल्स लेके आ रहे हैं बाहर, अपना ऑर्गेनिक लेके आ रहे हैं बाहर, हमारी पर्सनालिटी बढ़ेगी ही। तो यही हमारा सही जवाब हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक का डिस्कशन कर लिया है 2015 का। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट 41 से 80 तक का डिस्कशन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू।